अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविर सैयद। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने का अभी तो दिन शुरू हुआ है, मैं भी से करी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो सुबह सुबह हमारी सोच होती है ना, उसी पे हमारा पूरा दिन डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठे और आपने ना पहली सोच आपने सोची कि आज जो है मेरा एक बड़ी अच्छी एक बिज़नेस मीटिंग है, आई होप बहुत अच्छी हो। फिर आप सोचें कि चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे एक नया दिन दिया। जब आपकी एक पॉजिटिव थाट पैटर्न होता है तो आपका पूरा दिन उसी पैटर्न पे होता है। इसी तरह अगर आप सुबह सुबह सो के उठे और घर में बिजली नहीं थी, आपने कहा चलो भाई लाइट ही नहीं है, मैं इस्त्री कैसे करूँगा। अब यहाँ से आपकी ना चोट चोट स्टार्ट हुई। फिर आपने कहा बेगम को कि चाय लेकर आओ, चाय में मज़ा नहीं आया। बच्चा कोई है जो चीखता खांसता उठा है। अब आपका दिन बैड नोट पे शुरू होगा तो अब पूरा दिन कोई ना कोई चीज़ पे आपका मूड ख़राब रहेगा। और इसीलिए हमारे एक बात कही जाती है कि परेशानी या क्या कहते हैं, मुसीबत चारों तरफ से आती है। असल में वो चारों तरफ से नहीं आ रही होती, हम ढूंढ ढूंढ के मुसीबत पर हमारी नज़र होती है और हम सिर्फ परेशानियां देख रहे होते हैं। रास्ते में कहते हैं लो ये खड्डा है, मेरी गाड़ी इसके अंदर चली गई, ये देखो फ़कीर आ गया या कोई बच्चा आ गया, उसने आपका अच्छी खासी साफ़ सुथरी विंड स्क्रीन है उसके ऊपर पानी डाल के सफाई शुरू कर दी। तो आप जो हैं कोशिश किया करें कि सुबह सुबह उठ के किसी अच्छी थाट पे दिन स्टार्ट किया करें। सबसे पहले तो यही शुक्र अदा कर लिया करें कि अल्लाह ताला ने एक नया दिन नसीब किया है। कितने लोग हैं जिनका नींद में इंतकाल हो गया, हम कितने खुशनसीब हैं, हमें नया दिन देखने को मिला। जब आप पहला थॉट शुक्र से या हैप्पी नोट पे स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको और हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट भी करेंगे और ढूंढेंगे भी यूनिवर्स से। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आजकल बड़ा हम सुन रहे हैं COP28। ये COP28 है क्या? COP28 जो है वो हो रही है माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम लिए जाएँ। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें तमाम दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स मौजूद हैं और वहाँ पे ये बातें की जा रही हैं कि किस तरह दुनिया को साफ़ सुथरा बनाया जाए, किस तरह वो काम ना किए जाएं जिसकी वजह से जो है वो आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है। और आपको पता है आलूदगी हमारा तो बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि कराची लाहौर जो है वो टॉप रैंकिंग पे होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तकरीबन जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं, धुंध शुरू होती है, तो उसके बाद हम माहौलियाती आलूदगी का शिकार हो जाते हैं। माहौलियाती बोलना मेरे टंग ट्विस्टर हो रहा है। तो COP28 में ये बात की जा रही है कि फॉसिल फ्यूल से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, किस तरह जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। मेरी बात एक ये समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया से लोग कंसर्न पेश कर रहे हैं, उनको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि सबसे पहले तो वॉर्स रोकनी चाहिए। जो बमबारी हो रही है या जो धमाके होते हैं, ये जो तबाही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ला रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन जो माहौल को नुकसान है उसका मुझे नहीं पता कि कब अकल आएगी तमाम वर्ल्ड लीडर्स को कि उस पर भी बात की जाए। लेकिन कुछ पाकिस्तान के लिए बड़े मज़े की खबर है इस पूरी COP28 के हवाले से। इसमें ना COP28 में अवार्ड्स दिए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के ऊपर, और जो कि शेख ज़ैद अवार्ड्स कहलाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की तालिबात एक स्कूल में हैं जिनका एक का नाम है समिया और दूसरा कंजा। उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट पेश किया था, जो कि क्या था मैं आपको भी बताती हूँ, बल्कि मैं आपको ख़बर सुनाती हूँ। पाकिस्तानी स्कूल ने मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाले ज़ैद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीत लिया। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने कोर्ट एजुकेशन स्कूल की होनहार पाकिस्तानी तालिबा समिया और कंजा को अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तानी स्कूल कोर्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ने मुकाबले के दौरान कम से कम पानी से बाग उगाने का मंसूबा पेश किया था और ये मंसूबा स्कूल की 2 तालिबात समिया और कंजा ने पेश किया था। सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीतने वाली टीम को $10 लाख का इनाम दिया गया। वाओ! आप ये सोचें कि इतनी यंग एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट पेरेंट्स के लिए भी काबिले फ़ख्र है और स्कूल के लिए तो ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन एंड ह्यूज अवार्ड टू विन। एक और ख़बर है हमारी पाकिस्तानी एक डॉक्टर के हवाले से जिनका नाम है डॉक्टर आलिया हैदर। डॉक्टर आलिया हैदर बलूचिस्तान में उनकी बड़ी ज़बरदस्त खदमात अंजाम देने पे उनको ये अवार्ड दिया गया। मैं आपको ये भी खबर बताती हूँ। बलूचिस्तान की डॉक्टर आलिया हैदर ने माहौलियाती तबाही के दौरान खदमात सर अंजाम देने पर अवार्ड जीत लिया। डॉक्टर आलिया हैदर को 2022 के सैलाब में बलूचिस्तान में मुफ्त तबी सहूलतें देने पर अवार्ड दिया गया। दुबई में होने वाली अवार्ड्स की तकरीब में डॉक्टर आलिया हैदर के मुकाबले फ़िलिपिनो और लीबियन यानी कि फ़िलिपाइंस और लीबिया के डॉक्टर्स भी नामज़द थे। दैट्स अगेन अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर एनी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, क्योंकि ना सिर्फ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में एजाज़ हासिल करना बल्कि दुनिया के दूसरे डॉक्टर्स या दूसरे लोगों के मुकाबले में अवार्ड जीतना, ये बहुत बड़ी बात होती है।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने अवार्ड जीता है। और मुझे उम्मीद है, बल्कि दुआ है मेरी, कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो सिर्फ पानी के पैसे बाग उगाने और तिब्बी सहूलतों के अलावा ये भी सोच रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि इस वक्त वॉर रोकी जाए, क्योंकि वॉर के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो बहुत आगे तक चलता है। तो जनाब आली, इसी बात पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी शेफ़ साइमा के किचन में। और शेफ़ साइमा के किचन में क्या बन रहा है हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह आप देख सकते हैं मैं शेफ़ साइमा के किचन में मौजूद हूँ और आज कुछ लाइट बन रहा है, तो बगैर किसी बगैर किसी डिले के मैं आपको मिलवाती हूँ शेफ़ साइमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बड़ी वैसे माशाल्लाह खिली खिली और रोशन रोशन लग रही हैं। चलें, शुक्रिया। और काइंड ऑफ मैचिंग ऐसी बहुत दूर की मैचिंग। नहीं, वो शेड भी आ रहा है इसीलिए। और महविश, आज का क्या टॉपिक है हमारे शो का? आज हमारे दो बड़े ख़ास मेहमान आ रहे हैं। दो सेगमेंट्स हैं, ख़ास मेहमान तो सारे ही हैं। एक हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर पे, जो मेरी और आपकी उम्र की ख़वातीन का अक्सर रहता है। क्योंकि अच्छा, हमारे सिर्फ शोल्डर नहीं, मुझे तो लगता है जितने गेस्ट आते हैं, जितने डॉक्टर्स आते हैं ना, सब मुझे लगता है बस यही मसला है, सब ये मसला है मेरा। घुटनों वाले आए तो घुटनों का मसला है, कोई जोड़ों। और एक अजीब सी चीज़ है, जो भी टॉपिक पे बात हो रही होती है ना, इंसान को अपनी बॉडी में वो सारी तकलीफें महसूस होने लगती हैं। कोई जोड़ों के दर्द की बात करे, आपको अपने कोई ना कोई जोड़ में दर्द हो रहा है, कोई लंग्स की बात करे तो आपको लग रहा है मुझे सांस घुट घुट के आ रहा है। वो कल किडनीज की बात हो रही थी तो मुझे लगने लगा मेरे साथ जो किडनी का इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शायद होना शुरू हो गया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बातों का या जिस तरह की बातें हम करते हैं उसका असर बहुत होता है। क्योंकि हमारा, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो है, गानों में तो कहते हैं दिल तो बच्चा है, एक्चुअली आपका माइंड बहुत बेवकूफ़ बच्चा होता है कि आप जो भी अपने माइंड को कहते हैं, माइंड वही समझता है और इसी तरह बॉडी को वो मैसेज देना शुरू हो जाता है। तो जनाब आली, आज क्या होने जा रहा है? माविश, आज जो है मैं ब्रेकफास्ट के हिसाब से रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको ब्रेकफास्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और हम बनाएंगे हाई टी मेन्यू में भी, और एज अ लंच भी। जो लोग ज़रा लाइटर लंच ले रहे होते हैं या ब्रंच की साइड पे जा रहे होते हैं, जो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते, वो भी इसको खा सकते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है। आज सबकी इसको खाने के बाद एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। क्यों? और हम बनाने जा रहे हैं आज स्पाइसी एग सैंडविचेस। स्पाइसी एग सैंडविच? जी, स्पाइसी एग सैंडविचेस। और साथ ही साथ हम यहाँ पर इस वक्त शेयर करेंगे, वैसे तो मैं इसको बॉयल एग के साथ बनाऊंगी, मगर अंडे के बहुत सारे, यानी अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। अंडे के बहुत सारे ऐसे फ़वाइद हैं जो कि शायद हम लोग नहीं जानते हैं जब तक कि हम इसको खाना ना शुरू कर दें। और सबसे बड़ा फ़ायदा अंडों का ये है कि ये प्रोटीन आपको प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और एग्स आर रिच इन विटामिन डी। और फिर इसके अलावा, बल्कि विटामिन डी का मैं आपको बताऊं, अगर आप दिन में 2 अंडे खाते हैं तो जो रिकमेंडेड विटामिन डी की मिकदार है एक इंसानी जिस्म के लिए, तो 2 अंडे जो है वो 82% आपको प्रोवाइड करता है विटामिन डी। जो भी हमारे रिकमेंडेड विटामिन डी की क्वांटिटी है उसको वो 82% फिल कर देता है। तो आप अगर आप धूप में नहीं जा रहे हैं तो आप 2 अंडे खा लीजिए। 2 अंडे खा लें। इसके अलावा अंडों में ओमेगा 3 होता है, जो कि आप जानती हैं कि एक हम फ़िश से ले सकते हैं और एक हम अंडों को खाकर ओमेगा 3 के बैलेंस को अपनी बॉडी में, यानी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 नहीं बना रही होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे हमें ओमेगा 3 मिले। बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता। अच्छा, ओमेगा 3 के फ़िश ऑयल वाले कैप्सूल्स भी आ रहे होते हैं, तो कैप्सूल से बेहतर है कि आप उसको अंडों से रिप्लेस करें। ठीक है, और ये जो ओमेगा 3 है ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ हम सबकी
तबाह तो बिल्कुल अंडे खा लीजिए, अंडे खा- ताकि मेंटल हेल्थ थोड़ी सी सही रहे। बिल्कुल। अच्छा, और अंडों को अगर आप रेगुलरली ब्रेकफास्ट में या किसी ऐसे टाइम पे खाएं जो कि हमारा सुबह का ही टाइम होता है, हम लोग अब सब लोग अपने कामों पे निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी को वो बूस्ट करता है, आपके स्टमक को फिल्ड रखता है। रैपिड वेट लॉस के लिए बहुत रिकमेंड किया जाता है। इनफैक्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि बॉइल्ड एग डाइट अगर आप करें तो विद इन 2 वीक्स आप 20 अप टू 20 पाउंड्स वेट अपना लॉस कर सकते हैं। Oh, wow. और डिपेंड करता है एज वाइज, बॉडी वाइज भी डिपेंड करता है, और आपका मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं बॉइल्ड एग डाइट पास्ट में करती रही हूँ, तो मतलब पहले वीक में तो 4 kg आराम से लॉस हो जाता और है। आपने 20 तक अगर तो नहीं। इफ़ आई मे आस्क कि आपने कौन सा अपना टारगेट बॉइल्ड एग्स के थ्रू कितना अचीव किया था? मैंने तकरीबन 2 हफ्ते में, वैसे तो 2 वीक्स में आपको मैंने बताया अप्रॉक्स 8 to 10 kg, बट मैंने 6 kg तक टारगेट अपना। और यू आर ईटिंग ओनली बॉइल्ड एग्स? बॉइल्ड एग के साथ सैलेड भी होता है, थोड़ा सा फ्रूट्स और ग्रिल चिकन के साथ आप इस पे एक अलग ना किसी दिन रखेंगे कि बॉइल्ड एग डाइट से अपना वेट बहुत बहुत, और इतनी वो कोई अच्छी डाइट है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसमें ना आपको किसी किस्म का भारीपन महसूस नहीं होगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपका माइंड फोकस्ड, हाँ बिल्कुल फोकस्ड रहेगा, क्योंकि आप ऑयल अपनी ज़िंदगी से थोड़ा हटा चुके होते हैं, स्पाइसेस हटा रहे होते हैं, और बहुत वो काम करती है डाइट। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग यहाँ पर हवा में बात करें, चूँकि मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ, जो लोग, जैसे आजकल शादियों का सीज़न आ रहा है, ठीक है, और शादियों के इंस्टेंट सीज़न में दुबला होना होता है लोगों को, बिल्कुल, तो वो बॉइल्ड एग की डाइट से अपने आप यानी वेट लॉस कम कर सकते हैं। महंगे महंगे डाइटिशियंस और जो हैं उनको ना करें आप, क्योंकि ये सेफ डाइट है एक्चुअली। बिल्कुल, बट 2 वीक्स के बाद आपने इसको क्विट कर देना है, बिकॉज तीसरे हफ्ते में आप इस काबिल नहीं रहेंगे। कुछ और खा लो। नहीं, तीसरे हफ्ते में आप इस काबिल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा हो जाता है, हाँ महंगा भी है। तीसरे हफ्ते तक आप इस काबिल नहीं रहेंगे क्या वनडे खरीदने। मगर 3rd वीक में रिकमेंडेड होता है कि आप मेंटेनेंस पे चले जाएं। वो इसीलिए ना कि आप इतने महंगे, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक की बात है, ज़ाहिर डाइटिशियंस बेहतर जानते हैं कि बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं माविश। चलें ठीक है, रेसिपी हम बता देते हैं। अच्छा, आज जो मैं ये एग सैंडविचेस बनाऊंगी वो थोड़े से इस हिसाब से डिफरेंट हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड के एजेस में रिमूव नहीं करूँगी, ठीक है, वो भी मैं बता दूँगी, ताकि वो क्यों नहीं मैं रिमूव कर रही हूँ। यहाँ मैंने 5 बॉइल्ड एग, हार्ड बॉइल्ड एग ले लिया था। हार्ड बॉइल्ड एग लेके उसको मैंने मैश कर लिया है। इसमें मैं तकरीबन 1/2 कप से 1 कप तक, आप डिपेंड करता है आपको कितना मेयोनीज चाहिए है। मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप के बराबर मेयोनीज, वो हम इसमें डालेंगे। 2 to 3 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस मैंने इसमें ऐड किया है। 1/2 कप के बराबर या 1/3 के बराबर, बल्कि 1/2 कप ज़्यादा हो जाएगा, 1/3 के बराबर आप इसमें यूज़ करें हॉट सॉस या सिरीराचा सॉस। ओह गॉड, फिर तो बहुत स्पाइसी होगा। हाँ, तो आज मेरे लिए नहीं बन रहा। नहीं, इसको हम माविश बैलेंस रखेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी के पास सिरीराचा सॉस नहीं है, आप हॉट सॉस यूज़ करें, बट प्लीज़ केचप यूज़ ना कीजिएगा, बिकॉज केचप यूज़ करने से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, और वो फिर तो वो हम देना नहीं चाह रहे, मतलब वो मेन इंग्रेडिएंट ही चेंज हो जाएगा फिर इसका, ठीक है। फिर इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस कुछ यूँ हैं, 1 टीस्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून में इसमें क्यूमन पाउडर, दैट इज़ हमारा ज़ीरा पाउडर जो घर में मौजूद होता है, कुछ चीज़ रोस्टेड नहीं है। अच्छा ठीक है जी। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून या 2 टेस्ट आप नमक ले लीजिए। 1 टीस्पून ही मैंने ऑरेगनो लीव्स का यहाँ पे यूज़ किया है। अगर वो ना हो आपके पास तो आप मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं मिक्स्ड हर्ब। फिर मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर ले लिया है, जो कि मिर्ची नहीं होती, जिसमें फ्लेवर आएगा, कलर आएगा। थोड़ा सा हम धनिए का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसमें जो है सैलेड लीव्स को शामिल करेंगे असेंबलिंग के वक्त, और मक्खन भी डालेंगे। करूँगी मैं ये माविश, मैं मेथड भी एक्सप्लेन करती हूँ।
कि इसको जो है मैं सब पर तमाम अपनी ब्रेड स्लाइसेस पर बटर लगा के अच्छे से बटर लगा लूँगी और बटर लगाने के बाद एक पैन में मैं टोस्ट कर लूँगी दोनों साइड्स। ठीक है, टोस्ट करके मैं उतार लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे जो सारा मिक्सचर बनाया हुआ होगा ये मैंने अपने तमाम सॉसेस इसमें शामिल कर दूँगी। मैं अभी डालूँ महेश, अगर हमारे पास टाइम है? ठीक है, मैं इसमें सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। अब सारे इंग्रेडिएंट्स इस वक्त, अच्छा ये अंडे हैं 5 अंडे हैं जी। उसके हिसाब से मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ। नमक मैं अभी शामिल नहीं करूँगी, नमक को मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, ऐसा नहीं हो क्योंकि सॉसेस में भी, बल्कि नमक मैं थोड़ा सा भी शामिल कर ही देती हूँ, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ है। नमक बढ़ाना आसान है जी, कम करना बहुत मुश्किल है। 3 अंडे और डालें जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ना नई शौक हुआ मुझे हर चीज़ पैकेट के मसाले यूज़ करने का। पुरानी के साथ सुना रही हूँ, तो एक दफ़ा मैंने देखा कि अच्छा किसी पैकेट का जो है बड़ा फेमस ब्रांड है उसका दाल मसाला भी आता है, तो बड़ी खुश हो गई। अच्छा क्या होता है कि पैकेट का तो पूरा ही डालते हैं ना जी, तो मुझे नहीं पता था कि दाल मसाले से एक उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे पड़ा ही नहीं कि वो 1 चम्मच डालना था। अच्छा। दाल बनाई कोई ऐसी आधा किलो दाल बनाई होगी फैमिली के लिए, से पूरा पैकेट का मसाला डाल दिया। अरे बड़ी खुश की यार क्या रंग, मैं सोचा यार काला और लाल क्यों हो गया। टेस्ट किया भयानक, फिर मैंने वो और डाले नहीं फिर क्या किया, वो जो पूरी दाल थी ना उसके पैकेट बना के फ्रीज किया और जब दाल बनाती थी तो थोड़ी सी दाल से ऐड करके। अच्छा वो उसमें नमक भी ज्यादा हो गया होगा यार, पूरा पैकेट डाल दिया जो कि 10 बार दाल बनाने का पैकेट का मसाला था, वो उठा के आधा किलो दाल में, तो फिर वो मेरी दाल का एक मसाला तैयार हो गया था। छोटे छोटे पैकेट्स में उसको डाल दिया था फ्रीजर में। अब आपने ये भी वो डाला है, मैं अब इसमें मेयोनीज अपना ऐड करने जाऊंगी, फिर बारबेक्यू सॉस, फिर धनिया, और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे और फिर हम लोग अपने। मुझे बस एक सवाल पूछना था क्योंकि फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आप ही डालती रहिए। ये जो आपने कहा कि मैं ब्रेड टोस्ट करूंगी, तो क्या वो बिल्कुल क्रिस्पी टोस्ट करेंगी? क्रिस्प टोस्ट करनी है। अच्छा, आप ये भी कर सकती हैं कि आप पहले टोस्ट ना करें, आप सब चीज़ों की फिलिंग कर लें, लेकिन चूंकि हम सलाद का पत्ता रख रहे हैं तो जब हम उसको लगा के टोस्ट करेंगे तो वो अपना कलर उसका खराब हो जाएगा, वो स्टीम हो जाएगा ना। तो अगर हमने खिला खिला ही रखना है तो हमने पहले ही अपनी सारी क्रिस्प टोस्ट करके उतार लेनी है। जिसे हम कहते हैं, अगर किसी के पास घर में ग्रिल पैन है तो वो ग्रिल पैन पे करें तो ग्रिल पैन के मार्क्स आ जाते हैं जी। या पनीनी मेकर अगर आपके पास है तो आप पनीनी मेकर में करें, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे हम रेस्टोरेंट्स में सैंडविच ऑर्डर करते हैं, और तो क्रिस्पी रहेगा, गरम सर्व होगा, इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। रेगुलर सैंडविच जो हम उस दिन मैंने पहले भी जो सिखाए थे बॉयल एग के सैंडविच से, उससे डिफरेंट होगा ये। सही। जी बिल्कुल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है इसमें, लेकिन आपको टेस्ट पसंद आएगा। चलिए सैमा, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। बिल्कुल, आप ब्रेक ले ये लीजिए। मिक्सचर बना रही हैं और इन द मीन टाइम आप टोस्ट करेंगी मक्खन से। तो मेरे साथ वो डॉक्टर, मैं कहती ना हम सबके 40 साल से उम्र की ख़वातीन का जो प्रॉब्लम है वो उस पर हम बात करने आ रहे हैं। अच्छा जनाब आली, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी एक डॉक्टर साहब से जो कि हमें बताएंगे जो हमारा फ्रोज़न शोल्डर होता है और अक्सर गर्दन ऐसे मुड़ नहीं रही होती, उसका क्या वजह है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब मैं मौजूद हूँ एक डॉक्टर साहब के साथ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह रही थी, बल्कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि हम ना कुछ मसाइल हैं जो कि शायद हमारी अपनी हरकतों की वजह से होते हैं, लेकिन एज के साथ साथ 2-3 चीज़ें जो बड़ी दुख रही होती हैं। एक कमर, गर्दन, कंधे और घुटने। तो जब आप whenever you dig deeper, तो अक्सर मसाइल की जड़ पता है कौन होता है? आप ख़ुद, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी अपने आप को नेगलेक्ट किया होता है, पॉस्चर के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, और एंड में हम रो रहे होते हैं कि अब ये हो गया वो हो गया। एक बड़ा कॉमन सा मसला है और हमें ज़्यादातर लोगों को यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। गर्दन मोड़ने में हो रहा है, अच्छा फिर हम क्या करते हैं, नहीं मोड़ रही रहने देते हैं, हम यहीं तक तवक्कल कर लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब वो डॉक्टर कहता है कि अब भी आने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरे साथ एक बहुत ही इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए एक डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। डॉक्टर यासिर खान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप जो है वो ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलिस्ट जी बिल्कुल, और सर्जन है। सर्जन है बिल्कुल। हाँ, तो काट पीट रहे हैं लोगों को। डॉक्टर साहब, होता है ना, लोग अपनी बीमारियों को बढ़ा के और खींच के उस पॉइंट पे लेकर आते हैं जिस वक्त अब उनसे जो है वो हैंडल नहीं हो रही होती वो तकलीफ।
ये बहुत अच्छा इंट्रो आपने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है ही है नहीं। कि जो है हमने डॉक्टर के पास उस वक्त जाना है जब सारे हकीम और मोहल्ले की और रूहानी दुआएं बता रहे हैं। रूहानी दुआएं और जो कुछ दवाइयाँ वो खुद से जाके मेडिकल स्टोर से लेके खा ना ले और उसके बावजूद वो ठीक ना हो और हालात इतने बिगड़ चुके हों कि अब जाए बिना चारा नहीं, या तो दवाई काम आएगी या फिर जाए बिना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, और आपने उसके जैसा बाद पता है कहा। क्या करते हैं, जब डॉक्टर बताता है कि भाई अब तो सर्जरी की जरूरत है, फिर वापस आ जाते हैं कि यार किसी और से पूछ लेते हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या बता रहा है ना। देखिए, अच्छा इसमें कुछ जो है वो कसूर हमारा है अच्छा और कुछ कसूर मरीजों का है। मैं हर वक्त अच्छा, हमारे से बता दिए कि आप डॉक्टर कम्युनिटी को, डॉक्टर कबीले को रिप्रेजेंट कर डॉक्टर रहे हैं। कबीले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि होता यह है कि नॉट एवरी पेशेंट नीड सर्जरी। सर्जन होने का मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं सर्जन हूँ तो मैं सिर्फ सर्जरी ही करूँगा। हमें ये पढ़ाया गया, सिखाया गया, ये ट्रेनिंग में बताया गया कि a good surgeon is one who knows when not to do surgery। ठीक है, कि आपकी सर्जरी की इंडिकेशंस अगर हैं तो सर्जरी बनती है और उसके भी कुछ मराहिल हैं। अमूमन 90% वो मरहले मरीज खुद ही तय करके आ चुके होते हैं। उन्होंने खुद ही दवाइयाँ भी इस्तेमाल की होती हैं, मोहल्ले के आपाओं से भी जो है मशवरे चल रहे शुरू में होते तो हैं। यही होता है ना कि घर वाले क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, दोस्त है बाप क्या कह रहे हैं। किसी ने कहा यार मुझे इस तरह का दर्द हुआ था, मैंने दवाई खाई, ठीक हो गया। सो ट्रू, वी गो टू द पर्सन जिसको ऐसा दर्द हुआ था, फिर उसी से आधी दवाएं ले रहे हैं। हाँ, तो उसी से आधी दवाई, अच्छा कौन सी दवाई खाती है यार, मुझे भी भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं यही दवाई। उसका भी तो कॉन्फिडेंस की बात है ना, जो बंदा जितने कॉन्फिडेंस से वो दवा दे रहा है, आप उतना ही यू आर बाइंग द माशाल्लाह आइडिया। बड़ी कॉन्फिडेंट कौन है। हाँ, हर मामले पे हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऐसे ही है। तो आप आते हैं कंधे का दर्द या फ्रोजन शोल्डर के अब हिल ही नहीं रहा, क्यों होता है ये? अच्छा महविश, बड़ी अच्छी आपने बात की। हमारे यहाँ ना एक मिसकॉन्सेप्शन है, हम कंधे के हर दर्द को फ्रोजन शोल्डर का नाम देते क्योंकि हमने यही सुना है। हैं। क्योंकि हमने सुना ये, क्योंकि हमें बताया ही गया कि कंधा जो है वो फ्रोजन शोल्डर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह तमाम नफ्सियाती मसाइल डिप्रेशन होते हैं, इसी तरह सारे कंधे का दर्द फ्रोजन एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इतनी वोकैबुलरी है। इतनी वोकैबुलरी हमारी। अगर हम कंधे को देखें ना, तो कंधे के दर्द को थोड़ा सा जी, अपने बिल्कुल। नाज़रीन को समझाने के लिए बिल्कुल, ये इसको, बताऊं, अगर दिखा हम सकते इसको हैं। थोड़ा सा दिखा सकें कि ऐसे ही दिखा सकते हैं कि अब आप बस देख लें कि कैमरा में कहाँ तक आ रहा है। अच्छा बस ठीक है, इसको जो है वो अगर हम हाँ, दिखाएं दिख रहा है। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो ये कंधे का मॉडल है। ठीक है, थोड़ा सा आप सारे नाज़रीन को समझाने के लिए, और ये आपके सामने की जिसको हम हंसली की हड्डी या क्लेविकल बोन कहते हैं, ये वो हड्डी है। ठीक है, हंसली की हड्डी आप टच भी करके बताया आपने, ये रही ना? ये रही, ठीक ये है, सही, सही ठीक है। तो इसको हम क्लेविकल कहते हैं। ये शोल्डर ब्लेड है, और ये शोल्डर ब्लेड है जो कि कमर में पीछे की तरफ होता है। जब सामने कभी तो उसमें रिब्स है, खिंचाव भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, सामने इसके रिब्स आ जाएंगी, पीछे ये शोल्डर ब्लेड आ जाएगी। ठीक है। इसको हम स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये जोड़ है, और ये अल्लाह मियां की इतनी शानदार तख्लीक है। मैं कहता हूँ अल्लाह मियां ने जिस्म में इंसान को बहुत ज़्यादा जो है आपके जोड़ हैं हाथों में, पैरों में, कूल्हे के, लेकिन ये वाहिद जोड़ है जिसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप इसको 360 डिग्री घुमा सकते हैं। ये आप आप कंधा इसको, है। ये कंधा है, और इसका ये बॉल है, और ये इसका सॉकेट है इसके अंदर, ठीक, और ये मसल्स आ गए, और ये सारे मसल्स आ गए। अच्छा, इन मसल्स के अंदर इसकी झिल्ली है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, जोड़ की झिल्ली है। अगर उस जोड़ की झिल्ली में प्रॉब्लम है या वो सिकुड़ जाती है तो वो फ्रोजन शोल्डर है। उसका मतलब यह है कि कंधा आपका जम गया, क्योंकि अब अंदर मौजूद झिल्ली ने कंधे को, जोड़ को पकड़ लिया है, तो अब उसमें हरकत बंद हो गई है और तकलीफ हो गई है। और तकलीफ हो गई है। ठीक है, दैट इज फ्रोजन शोल्डर। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, जो ज्यादा कॉमन है। उसका मतलब है कंधा फंस गया। अच्छा, ये भी होता है। ठीक है, अब कंधा फंसना क्या, अभी जोड़ तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इस जोड़ की एक छत है जो आपके शोल्डर ब्लेड से यहाँ पे आके, ये छत है जी जी, जहाँ से सारे पट्टे और रस्सियां निकल के आ रही हैं। ठीक है। अगर इस जगह पे कोई मसला हो गया
या आपके जो क्लेविकल या हंसली की हड्डी का जो ये जोड़ है, ये जोड़ खराब हो गया, जिसमें आर्थराइटिस हम कहते हैं घुटनों में हो सकता है, तो किसी भी जोड़ में हो सकता है, वो इस जोड़ में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। जैसे घुटने में जब हम वो एक्सरे देखते हैं, कहते हैं मरीज को बता देंगे जी आपकी हड्डियां बढ़ गई हैं, तो वो इस जोड़ की भी बढ़ सकती है। अच्छा, हड्डियां बढ़ती भी हैं। ठीक है, हड्डियां बढ़ती हैं, तो जब बढ़ती है तो नीचे ज्यादा बढ़ती है। जब वो नीचे बढ़ती है तो इस पट्टे ने चलना है ना, तो वो फंसना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम या कंधे का फंसना। ये दो सबसे बड़ी हाथ वजह ऊपर है। नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात है। अगेन ये इंजीनियरिंग की बात है। आप जब हाथ उठाए ना 45 डिग्री तक, 40-45 तक, तो उठ जाएगा। आपको यहाँ दर्द होना शुरू होगा। इससे अगर ऊपर- आपका फंस रहा है तो। अगर फंस रहा है तो हो क्या रहा है कि ये पट्टे जब आपने उठाए ये पीछे जाना शुरू हुए। ठीक है। अब ये यहाँ पे जहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है या कोई या मसला इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है, तो अब ये फंसना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, अब आप ये लेके जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 मुख्तलिफ मसल्स हैं, 4-5 मुख्तलिफ रस्सियां लगी हुई हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी ये पीछे तो बहुत सारी जगह है, खुली जगह है। जब ये उस यूं समझ लें रुकावट को दूर कर लेंगे, ये हाथ इतना पीछे चला जाएगा कि ये पट्टे रुकावट को दूर कर लें तो दर्द खत्म हो जाएगा, हाथ भी उठ जाएगा। तो ये है कंधे का फंसना, जिसको हम इम्पिंजमेंट, Which is very common. which is very common more than frozen shoulders। क्योंकि ये जो है ना, जिसको हम फंसना कहते हैं, ये होता है ओवर यूज सिंड्रोम से। कंधा तो इस्तेमाल हो रहा है ना भाई, सारी जिंदगी हम काम कर रहे हैं, चीजें भी पकड़ रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, मुस्तकिल है। ठीक है। तो ये ओवर यूज सिंड्रोम की वजह से, जोड़ के इस जोड़ के आर्थराइटिस की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से ये चीज होती है। अगर अब हम आ जाए फ्रोजन शोल्डर, ये कंधे के जमने पे जिसमें झिल्ली आपकी सिकुड़ रही है, वो होती है, हमें नहीं पता क्यों होती है। साइंस हैज नो आंसर। Really? हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये शुगर के मरीजों में ज्यादा हो जाती है। वो लोग जिनके थायराइड का या गुदूद का मसला है, उनमें हो सकती है। ये उन लोगों में हो सकती है, उन औरतों में जो कि मेनोपॉज या उसके आसपास के एरिया में, उनमें हो 40s जाती and है। above, ठीक है। लेट एज में जा रही है, उनमें हो जाएगी। ठीक है। असल वजह क्या है, ये झिल्ली सिकुड़ना क्यों शुरू हुई, ये हमें नहीं पता। और दूसरी मजेदार बात ये है कि इसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है फ्रोजन शोल्डर की। अच्छा। ठीक है। और उसके 3 मरहले हैं। पहले मरहले में वो सिकुड़ना शुरू होती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सब में आपका कोई कसूर नहीं है? हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है। ओह, बड़ी बेबसी है इस मामले में। हाँ, तो बिल्कुल बेबस है हम, हाथ बंधे में। हाँ। ठीक है। क्यों हो गया? कोई शुगर का मरीज है, उसको 25 साल से शुगर है, उसको नहीं होगा। किसी को 3 साल हुए, उसको हो गया। सही। अरे भाई तुम्हें क्यों हुआ और उसको क्यों नहीं हुआ? सही। तो हमें नहीं पता। हम Okay. किसको इस पे अल्लाह कसूर नहीं। अल्लाह तवक्कल चल रहा ठीक है। है, अल्लाह तवक्कल चल रहा है। अब उसमें पहले स्टेज में वो झिल्ली सिकुड़ना शुरू होती है। ठीक है। तो और ये हल्का झिल्ली हल्का इस मसल के नीचे है? इसके नीचे है। ओके ओके। इसके इन पट्टों के Right, नीचे है। right, ठीक ठीक है। है। अब वो झिल्ली सिकुड़ना शुरू हुई। ठीक है। अब वो सिकुड़ के, वो तकरीबन सिकुड़ने का मरहला तकरीबन 6 महीने चलता है। तो हल्के हल्के दर्द से शुरू होता है। अच्छा, इसमें अगर आप जो घर में बैठे हुए नाजरीन हैं, वो अगर चाहें कि उनको पता चले कि उनको कंधे की दर्द की वजह फ्रोजन शोल्डर है या कंधे का फंसना, जिसको हम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, तो वो घर में बैठे खुद भी चेक कर सकते हैं उसको। और इसका यही तरीका है? अच्छा, अब मैं तरीका आपको बताऊं। हाँ। अगर आपकी कंधे की झिल्ली अकड़ रही हो, ठीक है, आप अपनी कोहनी को, कंधे को ऐसे जिस्म के साथ लगा लें। ठीक है। ठीक है। ये आपने ऐसे लगाया, उसके बाद आप कंधे को ऐसे चलाएं, हाथ को ऐसे रखते हुए ऐसे चलाएं। हाथ यहीं रखूं और ठीक इसको है। ठीक है। अगर ये खुल रहा है आपको, तो आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है। सही है, मतलब यहीं तक चला। हाँ, यहीं तक जाता है। सही है। ठीक है। क्योंकि झिल्ली जो सूखती है और अकड़ती है, वो सामने वाली है, तो वो ये आपका हाथ ही मूव ही नहीं करेगा। ओके। ठीक है। वो ऐसे जैसे फंसेगा। यूं मैंने रखा जी। और ये मैंने अपने जो कोनी है वो मैंने अपनी पसली से लगाई है। बिल्कुल। ठीक है? उसके बाद मैंने जब इसको आपने इसको ऐसे किया, तो अगर नहीं खुल रहा तो उसका मतलब है कि ये फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर है। तो ये तो आप दोनों देख लेती हूँ।
हाँ। नहीं, किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं है। तो ना झिल्ली सुकड़ रही है ना कोई मसला। Exactly. अब आ जाते हैं दूसरे पे, जो अब आ बड़ा जाते हैं common है। हमने जो कहा उसका ज्यादा भी मैं कॉमन है करके, हाँ, बताइए impingement, क्या ठीक करना है। है। अब उसमें हमने कंधे को ऐसे उठाना शुरू करना है, अच्छा, यूं उठाया, ठीक slowly है, पैर। उठाया उठाया। तो अब हमें देखना है कि किस डिग्री पे हमारा कंधे में दर्द आना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अगर मेरे कंधे में दर्द है तो मेरे कंधे में दर्द आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नहीं ठीक आ है, रहा। कि अब ये दर्द आ रहा है। अब मैं इसको आहिस्ता से देखूं तो 45 to 90 डिग्रीज में दर्द आएगा, वो फंसना है। अच्छा, और अगर नहीं फंस रहा इत्तेफाक से, तो मैं खुश हो जाऊं कि भी हालात बेहतर है। हालात बेहतर है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, ये भी उठा के देख लेते हो, सही है। ठीक है, ये भी उठा के देख ले। अच्छा, उसके बाद हम हाथ को ऐसे घुमाएं और इस हाथ से इसको ऐसे ऊपर पुश करें, इस हाथ से रोकें, और इसको ऊपर पुश इसको ऊपर पुश करें, ठीक है। ठीक है, और इसको नीचे पुश करें। अगर ऐसे भी दर्द आता है तो ये भी इम्पिंजमेंट की निशानी है। चले, अब हम यहाँ तक हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि अगर ये सब नहीं हो सक रहा तो देयर इज अ प्रॉब्लम। There is a problem. और प्रॉब्लम 30 साल की उम्र में भी हो सकती है, 20 में भी हो सकती है, 50 में भी हो सकती है, 40 में भी हो सकती क्योंकि ओवर यूज सिंड्रोम है ना, है। तो उसका मतलब मैं खिलाड़ी में भी इस्तेमाल हो नहीं सकता कर रही बिल्कुल भी। ये बैठी हुई हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर एक को, सही है। बट अगर किसी को कंधे में दर्द अच्छा, है, जैसे कोई टेनिस खेलता है, कोई टेनिस खेलता कोई है, किसी कोई भी स्क्वॉश स्पोर्ट्स खेलता है, में, कोई ठीक। बैडमिंटन खेल रहा है, बॉलिंग जैसे अभी शेफ साइमन ने जिक्र किया, तो कुकिंग बहुत ज्यादा कुकिंग कर रही है, क्योंकि बर्तन उठाने, हैवी बर्तन उठाने हैं, उठा के ऊपर शेल्फ में रखने, वहां से उतारने, तो ओवर यूज सिंड्रोम है ना। सुन लिया, सब लोग बैठ जाएं, आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना आपके कंधे खराब हो जाएंगे। जी, आपके शौहरों को कहें कि नौकरानियों का बंदोबस्त करें। सही बात है। तो नौकरानियां आई आपके पास इलाज कराने, फिर के बाजी इतना काम ले रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, जब हमने इस्टेब्लिश कर लिया किस तरह हम बता सकते हैं, तो यहाँ पे जो दर्द है, पहले मैं इसका आपने अपना सेल्फ डायग्नोसिस किया, अब आप आते हैं डॉक्टर साहब के पास, क्या इलाज है इसका? ठीक है, अब हम आते हैं फ्रोजन शोल्डर के ऊपर। ठीक, पहले हम इस आसान वाली चीज पे आ जाएं जो ज्यादा कॉमन है। अच्छा, इसका क्या इलाज है? अब ये डिपेंड करता है कि कितना अंदर से खराब है। जैसे मैंने पहले समझाया था कि यहाँ पे नीचे अंदर हड्डी निकल आती है, बढ़ गई, ठीक है, तो वो करती क्या है कि अब आप कितने महीने या कितने सालों के बाद मेरे पास आ रहे हैं, ये हाथ मुस्तकिल चल रहा है, उसकी वजह से होता क्या है कि ये जो रस्सियाँ लम्बी ने आपको दी हुई हैं, जिसको हम रोटेटर कफ कहते हैं, आप इसको कमज़ोर करना, क्योंकि रगड़ खा रहा है ना, ये कमज़ोर होना शुरू होता है। फिर कब ये कुछ लोगों में आधा टूट जाता है, कुछ लोगों में ये रस्सी पूरी टूट जाती है। अल्लाह अकबर। तो इसको मसल रप्चर के साथ? मसल रप्चर के साथ आते हैं, और कुछ लोग तो इतनी देर से आते हैं कि उनके मसल रप्चर हुए हुए भी महीनों और सालों गुजर जाते हैं, और कंधा बिल्कुल ऊपर चला जाता है क्योंकि सपोर्ट खत्म हो गई, तो ये जो बॉल है ये बिल्कुल ऊपर चली गई, अब जोड़ भी खराब हो गया। और ये सब पैनाडोल की वजह से करिश्मा था कि जी जिंदा थे? माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ना कोई पेन किलर चल रही जी, थी। कोई ना कोई पेन किलर चल और रही बाम्स थी, लग रहे थे ऊपर। बाम्स लग रहे थे। वो किसी ने कहा कि जी मैंने कब मेरे कंधे में दर्द हुआ था, मैंने ये वाली गोली तो वो खाई वाली थी, गोली, हो गया, तो उन्होंने 2 हफ्ते वो गोली खा ली। तो फार्मेसी वालों का बिजनेस जी, चला के बिल्कुल, फिर आप पहुंचे जी हाँ, यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या करेंगे इसका? ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा स्टेजेस पर है कि किस स्टेज पर है, क्या कहानी है। तो जब अर्ली स्टेजेस में लोग आ जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हर मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अर्ली स्टेजेस में पेन मेडिसिन, फिजियोथेरेपी के साथ हम चीज़ें कंट्रोल कर लेते ठीक है। हैं। इसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं, जिसमें हम एमएस के अल्ट्रासाउंड कह लें या एमआरआई कह लें, ठीक है। कि हम इस जोड़ को भी देख लें कितना ख़राब है, एक्सरे हो गए, बेसिक इन्वेस्टिगेशन सही है, ठीक है। अगर हमें ये नज़र आता है कि जी इसमें ये हड्डी बढ़ रही है, तो फिर मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि इस स्टेज पे हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है। और सर्जरी मैं करता हूँ जिसको हम आर्थोस्कोपिक या की होल सर्जरी कहते हैं। इस तरह से समझ लें कि छोटे छोटे सुराखों की मदद से कंधे में कैमरे डाल दिए, मैंने दूरबीनें डाल दी, और उन दूरबीनों की मदद से मुझे कंधे के अंदर मौजूद हर चीज़ 10 टाइम्स मैग्नीफाइड नजर आ रही है। सही है। तो जो छोटी सी हड्डी बड़ी हुई है वो चट्टान की तरह नजर आएगी। तो ठीक है? चट्टान को अब तो वो आसानी से तोड़ लेंगे, आसानी से डायनामाइट तोड़ लगा के। लेंगे, बिल्कुल सफाई कर देंगे, इस जगह पे जो है वो जगह बना देंगे ताकि ये आराम से चलते रहें, दोबारा फंसने का अंदेशा ही ना हो। ठीक है। और मसल अपने आप को रिपेयर कर लेता है? अगर मसल टूटा हुआ है तो नहीं, उसको रिपेयर करना पड़ता है, और वो भी इसी तरीके से होता है जिसको कि मैंने कहा कि कैमरे की मदद से
उसमें अगर 2 चने के दाने के बराबर सुराख है एक छोटी सर्जरी में, और मसल अगर टूटे हुए तो उसमें 4 हो जाएंगे, वही चने के दाने के बराबर सुराख होंगे, जिसकी बहुत वजह ज्यादा से काटम पीटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल तो रिकवरी gloves टाइम हैं। क्या है? 4 to 6 वीक्स 4 to 6 वीक्स। मगर आपका फिर ये कंधा चलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, और दर्द खत्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लें थोड़ा दर्द और पहुंच जाए डॉक्टर के पास। अच्छा, अब आते हैं फ्रोजन शोल्डर्स का क्या इलाज होता है? फ्रोजन शोल्डर भी उसके 2 हैं। ठीक है। कुछ लोग तो इनको मैं कहता हूँ बड़े हौसले वाले लोग हैं, वो दर्द बर्दाश्त किए चले जाते हैं। अच्छा, वो दर्द इस बर्दाश्त आस में कि शायद पहले अल्लाह ताला बुला ले और डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, या तो डॉक्टर बुलाए अल्लाह में बुलाए। नहीं, उनकी इस हरकत की वजह से हमें फ्रोजन शोल्डर की नेचुरल हिस्ट्री पता चल गई। अच्छा, जी, जो जिन्होंने रिजिस्ट किया ना, तो ये उनका भी बड़ा एहसान है, और डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर वो हमें पता ये चला कि तकरीबन 18 महीने लगते हैं, जो चीज़ खुद ही शुरू हुई वो खुद ही ख़त्म भी हो जाती है। अच्छा, 1.5 से 2 साल में खुद ही ख़त्म भी हो जाती वैसे है। हाँ, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि कोई चीज़ स्टार्ट हुई थी, सोचती रही डॉक्टर के पास जाऊंगी, थोड़ी देर बाद वो दर्द होना बंद हो गया और सही चल रहा है। आपने भी जो है ना वो मैं दोस्तों उन्हीं के लोगों में से कहने हूं जिन्होंने मेडिकल साइंस में एहसानात किए हैं। एहसानात किए हुए। तो ये जो इसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है, सही है। लेकिन बहुत सारे लोग दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि दर्द की सही, शिद्दत बहुत सही। ज्यादा, हाथ जमा हुआ है बिल्कुल, और मूव भी नहीं कर रहा है, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सही। अब ये टू सम इट अप, वो कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं? अब हम इसको पूरा सम अप करते हैं। ये तो समझ आ गया कि भाई प्लीज़ अपना एहसास कीजिए, तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास शुरू में ही चले जाएं, ताकि ज़्यादा पैसों से कम पैसों में इलाज हो जाएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हैं? देखिए, मैं जिस तरह से हमेशा करते थे exercise हर का। प्रोग्राम में, अपने हर यूट्यूब के प्रोग्राम पे या फेसबुक पे या टीवी शोज़ में, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। ठीक है। ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल से मुराद ये है कि आपने अपने आप को एक्सरसाइज करना है, मसल्स को बिल्ड रखना है, वॉक की रूटीन करनी है, स्विमिंग करनी है, खाने में हेल्दी चीज़ें खानी है, वज़न का नहीं बढ़ना है। हो सकता है कुछ आपके नाज़रीन ये कहेंगे जी अभी आप कह रहे थे ओवर यूज़ की वजह से कंधे में दर्द होता है, तो अभी करेंगे एक्सरसाइज करो, तो ये क्या है? तो एक्सरसाइज भी आपने अगर आपको कोई ट्रेनर है तो आपने प्रॉपर एंगल्स के साथ, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पता है कि अगर वो प्रॉपर एंगल्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो उनको कोई इंजरी नहीं होती, तो सेफ एक्सरसाइज होती है। लेकिन अगर वो एंगल उनके ठीक नहीं है, और ये क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्स सर्जन मेरे पास जो लोग आते हैं, जिम से भी लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, या स्पोर्ट्स एरिना से लोग जो आते हैं, तो वो ज़रा सा एंगल भी अगर आपका टेढ़ा हो जाए ना, तो वो आपके लिए एक बड़े मसले की और शदीद दर्द की वजह बन जाता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने इतना अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन किया, और आई एम श्योर कि आप सब लोग भी अपना हाथ उठा के ज़रूर देखेंगे कि हिल रहा है नहीं हिल रहा। आपको मैं दोबारा ज़रूर तकलीफ दूंगी, और इंशाल्लाह हम फिर नी पे बात करेंगे अगली बार। आप ट्रैवल कर रहे हैं, वापस आ जाएं, तो फिर हम बात करते हैं कि घुटने को कैसे हिफाजत की जाए, और भी यकीनन आपके पास स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक भी कोई हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। जी, ज़रूर, तो बिल्कुल। Thank बहुत you very much। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब जो है वो जमजमा पे क्लिनिक करते हैं, डॉक्टर यासर खान, आप सोशल मीडिया पे लिखें तो आपको बासानी दस्तियाब है। के नाम से, वाईके ऑर्थोपेडिक के नाम से जो है वो मेरा फेसबुक पेज भी है, और जो है वो वेबसाइट पे भी हूँ मैं, वाईके ऑर्थो के नाम से। जमजमा पे क्लिनिक है। थैंक यू वेरी मच महविश, थैंक यू एच नाउ टीवी फॉर द इनविटेशन। यू आर वेलकम सर, और आपने इतना हमें अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो जनाब आली, अपना ख्याल रखें, और अगर कोई मसला है और इधर उधर कहीं दर्द वर्द है तो जमजमा इज़ द प्लेस, वहाँ पे यू कैन ईजिली फाइंड डॉक्टर साहब, और देख लीजिएगा गूगल पे, तो इतना ज़िंदगी आसान हो गई, कुछ भी नहीं, कुछ भी व्हेन इन डाउट गूगल। और हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ, बड़ा ही एक सुलगता हुआ माशरे का पहलू है। वो हम बड़ा सुनते हैं कि जो वर्किंग वुमेन है ना, इनसे क्या बच्चों की तरबियत होगी, या ये तो काम करने निकल जाती हैं, ये क्या बच्चे पालेंगी। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने कुछ वर्किंग वुमेन को बुलाया हुआ है, और हम ये जानना चाह रहे हैं, जो कि मदर्स हैं, और हम ये जानेंगे कि क्या आप अच्छी माँ साबित नहीं हुई या हो सके। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मैंने आपसे एक बात कही थी कि मेरे साथ जब ब्रेक के बाद ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। एक जो है ना बड़ा आम हम सुनते हैं, अगर कोई हम सुनते हैं कि किसी की शादी हो रही है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि बहू नौकरी तो नहीं करती, या अगर कोई लड़की काम करती है तो हम ये हैरान रहते हैं कि पता नहीं कि बच्चे शायद घर में भूखे रहते होंगे या इनकी अम्मा को होश ही नहीं होता होगा, ये तो बस नौकरी करने वाली औरतें तो आमतौर पे ख्याल है कि जी बाहर निकल जाती हैं सारा दिन। लोगों को लगता है सारा दिन मज़े करके आ रही हैं, बाहर कॉफ़ियाँ पी रही होती होंगी या फिर मूवी देखने चली जाती होंगी, काम वाम कुछ होता नहीं होगा, बच्चे बिगड़ रहे हैं पीछे। एक और आम ख्याल है कि अगर किसी के बच्चों में ज़रा भी प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माँ को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, क्योंकि माँ तो सारा दिन बाहर थी। भाई बच्चे दोनों के हैं, और सिर्फ दोनों के ही नहीं, पीछे पूरी एक फैमिली होती है, तो हर किसी को अपना रोल अदा करने की ज़रूरत होती है। और आजकल जो हालात हो गए, अक्सर लोगों से आपने कहते सुना होगा भाई एक शख्स के कमाने से जो है वो घर नहीं चलता, और रियलिटी भी यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और दूसरा जो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ समबडी इज़ वेल एजुकेटेड, वो क्रिएटिव है, वो कुछ कर सकता है या कुछ करना चाहता है, तो उसको ज़रूर मौका देना चाहिए। औरतों में इतनी समझ अकल ज़रूर होती है कि वो बैलेंस करना जानती हैं, और क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत बच्चों से माँ बाप को ही होती है, और माँ को बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की राय हम आम तौर पे हर जगह सुनते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी ख़वातीन काम करती हैं। वैसे तो कहा जाता है 20% ख़वातीन काम करती हैं, रियलिटी ये नहीं, हमारे बड़े गलत स्टेटिस्टिक्स होते हैं। आप अगर देखें हमारी हाउस हेल्प सारी ख़वातीन होती हैं, फैक्ट्रीज़ में चले जाएँ सारी ख़वातीन काम कर रही होती हैं। अच्छा, अक्सर की पोजीशंस पे आपको काम करती हुई नज़र आएंगी। कॉल सेंटर में ख़वातीन हैं, टीचर्स, सारे के सारे टीचर्स सिवाय कोई 5% शायद मर्द मिलेंगे स्कूल में टीचिंग करते हुए, सब ख़वातीन काम करती हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ सोसाइटी औरतों का जो है उसमें से वो वर्किंग वुमेन होती हैं। मगर क्या चैलेंजेस हैं, सोसाइटी किस नज़र से उन्हें देखती है, और क्या वो जिस नज़र से देख रही है वो सही है या नहीं है, इसी पे बात करने के लिए मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैनल आज आप लोगों के लिए तरतीब दिया है, और जो कि दोनों ही वर्किंग वुमेन हैं और दोनों मदर्स हैं। तो मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है मासूमा अली, जो हैं वो सालों से पढ़ा रही हैं। जब से मैं इनको जानती हूँ, मैंने बहुत पहले से जानती हूँ, और उसके बाद जब से इनके बच्चे पैदा हो रहे थे साथ में टीचिंग कर रही थी, और सालों से टीचिंग कर रही हैं, और इनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। इसके साथ मौजूद हैं हिरा जो हैं वो एक बिज़नेस वूमन है, और हिरा बड़े एक्साइटिंग काम कर रही हैं, एक PR कंपनी रन करती हैं, और ये भी माशाल्लाह मदर ऑफ़ 3। तो सब अभी हम इनसे जानेंगे कि हाउ आर दे मैनेजिंग, और ये कैसी बुरी माएँ हैं कि जो है बच्चों को छोड़ के निकल जाती हैं काम पे। तो सबसे पहले मासूमा के पास आती हूँ। मासूमा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप स्कूल से ही आ रही हैं? जी, डायरेक्ट। हाँ, स्कूल से ही आ रही हैं, वापस स्कूल ही जाएंगे? बिल्कुल। मासूमा कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? नियरली 12 years। 12 years। Yes। और कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। तो ये सुनने को मिलता है कि देखिए, ये यू आर एब्सोल्युटली राइट। और स्टार्टिंग विद दैट कि मैं ये बोलना चाहूँगी, एक मिसकंसेप्शन है हमारा, या टैबू बना हुआ है, या व्हाट डू यू से, एक माइंडसेट है लोगों का कि वो ये समझते हैं कि दे थिंक कि भाई मदर घर से बाहर है, बच्चों का क्या होगा, हु इज़ लुकिंग आफ्टर देम। मेन थिंग इज़ दैट इफ़ द मदर इज़ आउट, व्हाई इज़ शी आउट? शी इज़ आउट फॉर द चिल्ड्रन, शी इज़ आउट फॉर हर फैमिली। और अगर फैमिली के लिए वो कुछ कर रही है तो बच्चे भी रियलाइज़ करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके बच्चे जब दे आर ग्रोइंग अप, दे रियलाइज़ हाउ दे आर कोपिंग अप, ठीक है, हाउ देयर मदर इज कोपिंग अप विद एवरीथिंग, द सैक्रिफाइसेस, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू फेस। और एग्जैक्टली यही होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे वाकई रियलाइज़ करते हैं एंड दे बिकम योर फ्रेंड्स। दैट इज़ सो ट्रू। हिरा, आप भी काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, और आपका काम की तो नौयत ऐसी है जिसमें लेट नाइट भी बाहर होती हैं आप। अच्छा, अब मैं इनसे नौयत पूछ लेती हूँ, आप लोग सोचेंगे पता नहीं हिरा क्या काम करेंगे रातों को बाहर। हिरा क्या करती हैं, आप बताइएगा कुछ। छोटी सी एक PR कंपनी रन करती हूँ, और उसके अंदर इवेंट्स आते हैं, शूट्स आते हैं, सो टाइम की कोई वो नहीं होता हमारे पास, स्लॉट नहीं, टाइम बाउंड नहीं होता कि आई हैव टू पैक अप एट 5 o'clock इन द इवनिंग और आई हैव टू पैक अप एट 9 o'clock, सो टिल दैट वर्क गोज ऑन वी हैव टू बी देयर। टू माय क्वेश्चन कि एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आप, मैंने अभी कहा ना कि माँ से ज़्यादा बच्चों से सिंसियर कोई नहीं होता, दुनिया कुछ भी कहती रहे। तो आपने एक्सपीरियंस किया है कि लोग वर्किंग वुमन को अक्सर इस तरह से देखते हैं कि पीछे जो है इसको होश नहीं है फैमिली का? मैं, क्योंकि आई हैव बीन रेज्ड बाय अ वर्किंग वुमन आल्सो, सो अगर मैं वो देखूं तो जो मेरी मदर है, शी इज़ माई रोल मॉडल इन दैट। उनकी वर्क के अलावा कोई दूसरी लाइफ नहीं थी, जस्ट द जॉब एंड हर किड्स was her first priority।
हम ऑफिस के बाद शी यूज़ टू कम बैक स्ट्रेट होम, हमें पढ़ाना, टाइम देना, खाना खुद बना के खिलाना. सो आई डोंट थिंक कि बच्चे दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे. एंड नाउ होल फैमिली जो है वो उनको बहुत रिकग्निशन देती है इस चीज़ की कि उन्होंने बड़ा बच्चों पे एफ़र्ट किया है. एंड जो भी हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं, थोड़ा बहुत जो भी हमने अचीव किया है, उसी एफ़र्ट का नतीजा. ऑफ कोर्स फादर बहुत लविंग थे, सब कुछ थे, बट फादर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे अपने काम की वजह से. सो आई डोंट थिंक सो कि किसी के कहने से कुछ भी फ़र्क पड़ता है. इट्स ऑल, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल मदर, कि कौन सी माँ किस तरह से. बहुत सारी माएँ हैं घर बैठ के भी मुलाजमों पे बच्चों को छोड़ा. बिल्कुल सही बात है. हम अपने इर्द गिर्द बहुत ऐसी मिसालें देखते हैं जो कुछ भी नहीं कर रही और बहुत दफ़ा उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चे भी क्या कर रहे हैं. मतलब उन्हें खुद भी कुछ नहीं करना और बच्चों ने भी सोचा हुआ है कि चलो ये तो फारिग खातून है. कमिंग बैक टू यू मासूमा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो करियर चॉइस होती है आपकी, और वंस यू गो आउट, कोई भी रीज़न हो उसका पीछे, बहुत दफ़ा तो आप फैमिली को ही सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन दैट changes you as a person, that helps you evolve as a person. तो आपको लगता है कि आप जो दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो आपको अपने बच्चों को समझाने सिखाने में थोड़ी आसानी हुई इसकी वजह से? Absolutely, Mavish. I would like to consider this. Or going back to Hira, I am also raised by a working mother. अच्छा. तो I have seen, working mothers के जो बच्चे होते हैं ना, they become independent very soon. ठीक है, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू. एट टाइम्स ऐसा होता है कि व्हेन यू आर आउट समवेयर या कुछ जो भी है, दे नो ममा इतने बजे आएंगी या जो भी है, दे हैव टू डू देयर वर्क. ठीक है ना, तो वो डिपेंडेंट भी नहीं होते और बहुत जल्दी जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे. एंड कमिंग बैक टू माई मदर, शी हैज़ टेकन केयर ऑफ अस, शी हैज़ नर्चर्ड अस. मतलब कभी भी मैंने उनके मुँह से ये नहीं सुना कि आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ. वर्किंग वुमेन का स्टैमिना भी तो बड़ा बढ़ जाता है. बिल्कुल, एंड शी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. स्टेमिना ये होता है कि इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो, यू आर गोइंग टू, मतलब आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो और कमिंग बैक आपको पता है यू हैव टू लुक आफ्टर योर किड्स ऑल्सो, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली ऑल्सो. सब कुछ होता है, लेकिन देर आर मैनी सेक्रीफाइसेस, देर आर मैनी चैलेंजेस ऑल्सो. लेकिन हम अगर जैसे बोलते हैं ना, लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें, वी हैव टू इग्नोर देम. अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे तो हम अपने वर्क प्लेस पे भी वी आर नॉट गिविंग 100%. हम अपना वही सारे प्रॉब्लम्स लेके वर्क प्लेस पे लेके जाएंगे. एंड माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर माइंड, इन योर हार्ट, यू हैव टू बी स्माइलिंग व्हेन यू आर गोइंग आउट. दुनिया को नहीं बताना योर वीकनेसेस, your challenges are your exactly, you challenges. have to put a smile on your face. बिकॉज आपको जो वर्ल्ड है वो उस तरीके से नहीं देखती है. और अगर आप अपनी वीकनेस शो करते हैं तो दैट मीन्स देन यू आर टेलिंग देम कि भाई आओ. बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप जो है ना, आप भी हमें दो जूते मार लें. Exactly, that's the main thing. You don't have to show the world what's happening. सही बात है. Your challenges are your challenges. बिल्कुल. Make the challenges and your weaknesses your strength. बिल्कुल. अच्छा, Exactly. Own them actually. So, very true. And that makes you very strong from inside. You know that? हाँ, बिल्कुल सही बात है. आप स्ट्रॉन्ग भी उस वक्त होते हैं जब आप उन चैलेंजेस को अपनी हद तक रखें. Once you start crying in front of the world, no, we don't want that Nobody wants bichari you wala crying. stigma attached to us. I No know. one is bichara. And your children also don't want that. Yeah. At time comes वो भी चाहते हैं कि भाई मम्मा जो है हर चीज में जो है अब के जो बच्चों का जो mindset I am seeing that in my children is that कि भाई they want their mama to be in every aspect of life. उनको नहीं चाहिए कि अम्मा घर पे ही बैठ के सब चीजें कर रही हैं. They realize that, or They see how you dress up. They see how they you encourage you. They talk to other encourage you. people. Yes, they do. that. यही बात मैं जैसे भी Even when आपसे I'm going out, मतलब बेटा तो माशाल्लाह he's gone out for studies. तो my daughter बेटा is कहाँ है like आपका? US. अच्छा, He's studying out. तो मतलब ये कि बेटी है मेरी, she is younger. she's younger, she just entered her teens. तो she's like that कि नहीं मतलब they are They look up to considering. you, ना? Yes, exactly. They want you to be perfect in everything. यही बात जैसे हिरा भी मैंने से ही पूछी थी कि करियर चॉइस जो होती है हमारी मदरहुड में रिफ्लेक्ट करती है. जैसे अगर ये टीचर हैं तो जो उन्होंने अपनी टीचर्स ट्रेनिंग में सीखा या बच्चों को डील कर करके सीखा, तो नाउ शी नोज हाउ टू डील विद हर चिल्ड्रन. आपका PR का काम है जिसमें यू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल, डिफरेंट टेम्परामेंट्स, डिफरेंट. तो आपको नहीं लगता कि यू बिकम अ बेटर एडवाइजर टू योर चिल्ड्रन क्योंकि आप यू आर आउट देयर, यू नो द वर्ल्ड? मैं इस चीज़ को आपको माविश एक चीज़ इसमें डेफिनेटली एड अप करूंगी कि आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट Because of your work. Yes.
मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिला। और आपको जैसे आपने कहा कि पब्लिक डीलिंग में यू केटर टू फ्रॉम द लेबर क्लास to the C level, you cater to everybody. You have to be hands on. So if I look at my children now, तो बच्चों का भी है कि I am seeing the entrepreneurial skills are developing into them. They have this mindset that we also want to do something जो कि हम खुद करना चाहते हैं. We don't want to be the corporate slaves and all, which I appreciate. हमारी मुल्क की इकोनॉमी को ज़रूरत भी बहुत है कि हम वो जो आजकल वाइट कॉलर जॉब्स के पीछे एक टारगेट ओरिएंटेड बच्चों को डिग्री कराई और कहा कि बस जाओ आपने मुलाजमत ही करनी है, यू कांट बी योर ओन बॉस। स्लेव्स माइंडसेट होता है ना, तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं सोसाइटी को, उल्टा आप भी उसी में नहीं, तो गधे के ऊपर आप भी सवार हैं। क्रिएट जॉब्स फॉर अदर्स ना, आप ऐसा कुछ इनकम स्ट्रीम अलाइन करें। और आजकल अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, हमारी अगर ख़वातीन 25% इंक्रीज़ कर दें हम, अगर उनकी वर्क फोर्स जितनी भी अभी है, जो भी आपके पास स्टैट्स हैं मीनों के वो सब, बट अगर हम उसको 25% उसी को इंक्रीज़ कर दें तो हमारी जीडीपी में इतना डिफरेंस नज़र आएगा, लाइक विजिबल डिफरेंस, जो कि आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से बूस्ट हो रही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और मासूमा, आपने भी ये बहुत सुना होगा कि अक्सर होता है कि हम पढ़ी लिखी बहू लाते हैं और उसको घर बैठा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक स्टीरियोटाइप है, जो मैंने शुरू में भी एक बात कही कि हमें पसंद नहीं है कि औरत घर की काम करे, और बड़ा हम प्राइड लेते हैं बड़ा इस बात पे कि भाई हमारे घर की औरतें तो काम नहीं करती, भले वो उसके बाद उनके पास पैसे भी ना हो और कितनी भी किचकिच हो रही हो घर में। तो ये क्या ऑब्सेशन है हमारी कि हमें घर में औरत बिठानी है, पढ़ी लिखी MBA लड़की लाएंगे घर बिठा देंगे। आपने यकीनन नोटिस किया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट, ठीक है। और मैं ये बोलती हूँ कि पहले ये बहुत होता था, लेकिन नाउ आई हैव सीन के नाउ द mindsets have been changed. Maybe because of your circle, ना मासूम, अभी भी हम अब पूरे पाकिस्तान में exactly you are absolutely right. But अब जो है ना, जो अब हम शादी भी करते हैं ना, जो लड़के की भी शादी कर रहे हैं, तो he wants के भाई पढ़ी लिखी वाइफ हो जो उसके साथ चल सके। और मतलब मुझे ऐसा लगता है, what do I feel now? I feel like that when I started working it was not like that, ठीक है। I used to face many challenges, बहुत मतलब होती है, it's up to you, और it's up to you how do you tackle them, ठीक है। ये सब कुछ आपके अंदर होता है। अगर आप वीक पड़ जाएंगे तो you will not be able to do anything in your life. Can you share any personal experience कि कोई ऐसा पॉइंट आया था आपने कहा यार मैं नहीं कर सकती काम, छोड़ ही देती हूँ तो अच्छा है, या ऐसे आते रहता है? ऐसे आते रहते हैं, लेकिन I never thought of that and that made me more strong, Mavish. What do I say कि it made me very strong from inside. एक होता है ना कि एक आप अंदर से इतने strong हो जाते हो, जैसे small example, अगर आपका बच्चा बीमार भी है, if he's not feeling well, ठीक है, तो लेकिन आप उस तरह से पैनिक नहीं कर रहे होते हो, आप उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो अक्सर मुझे सुनने को ही मिलता है कि भाई तुम्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यू डोंट हैव टू पैनिक। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, यू हैव टू टैकल दैट, डॉक्टर के पास ले जाएं, जो भी करें, मतलब पैनिक होकर बच्चा भी परेशान हो जाएगा कि मुझे क्या हो गया। अच्छा, और इतनी सी बीमारी वगैरह का बहुत ज्यादा हाई हुई मचा देते हैं, तो बच्चा भी उस छोटे से परेशान हो जाता है, मसले को बहुत बड़ा बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल भी इस तरह से वो नहीं करती, मतलब अंदर से अगर मैं पैनिक हो भी रही होती हूँ लेकिन आई डोंट शो टू माय चाइल्ड या किसी को भी, because you have to reach the workplace. हाँ, कहते हैं मुझे तो जाना है। वर्क प्लेस भी है और आफ्टर वर्क प्लेस भी, जैसे जो भी है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है हमको। पैनिक से क्या होता है कि आप अपने जो है ना, अगर आपका ये नेचर रहेगा ना, इट विल बी एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो। दैट इज ट्रू। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की मासूमा ने कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मुझे लगता है कि जो हमारी काम है, करियर है, हमें सोल्यूशन ढूंढने वाला बना देते हैं हम। प्रॉब्लम, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि हमने काम पे हमारी ट्रेनिंग हो जाती है। इसमें आपने जो भी पिछली बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू भी करूंगी, क्योंकि मुझे आई वांटेड टू पुट माय 2 cents इनटू दैट। आप कह रहे हो कि बहू को घर बैठा देते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट बहू को घर बैठा देते हैं। खैर, लोग डॉक्टर लड़कियां भी घर बैठी हुई मैंने देखी हैं, अपनी सीट्स ज़ाया करती हुई। ये पीछे से पेरेंटल फैमिली से माइंडसेट आ रहा है, डिग्री कर ली शादी कर लो। फिर वो शादी हुई, उसके बाद अगलों ने भी कहा घर बैठ जाओ, घर बैठ गए। उसके बाद इफ़ यू गो थ्रू अ बैड मैरिज और बैड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, फिर लड़की को होश आती है कि अब मुझे कुछ करना। ये इट्स नॉट ओनली द इन लॉज, वो पीछे से ही आपको वो चल रहा होता है जो कि आगे कंटिन्यू होता है। वो लड़कियां भी फिर समझना शुरू कर देती हैं कि शायद हमारा यही है, घर बैठना है, घरदारी करनी है, और बस जो घर में इनकम आ रही है उसी के अंदर वी हैव टू सर्व व्हाटएवर
has given, they are giving it to us, तो वो we have to survive in that. तो it's not just कि सिर्फ ससुराल का कसूर है, पीछे से पेरेंट्स भी इंडिपेंडेंट नहीं करते, जहेज पे पैसे, शादियों के लेविश फंक्शंस पे. why don't you make your daughter independent and सेल्फ सस्टेन? मेरा ये बहुत बड़ा इसका सवाल है. बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सोसाइटी में अपनी बेटियों को ना एक्सेप्टेबल बनाना चाहते हैं शादी के लिए. क्यों? ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, रिश्ते नहीं आएंगे. काम करने वाली होगी. मुझसे लोग कह रहे होते हैं कोई लड़की दिखाओ मगर 18-19 साल की हो. अब 18-19 साल की लड़कियां नहीं आ रही मार्केट में, शादी के लिए पेश नहीं हो रही. फिर ये वाली बातें भी मैंने बहुत सुनी है कि उनको रहने दो, वो ना बहुत दिनों से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करिए तो वो हमारे मिजाज में रचेगी बसेगी नहीं. अक्सर मैं लोगों से कहती हूँ कि आपको अपने ही मिजाज में क्यों रचवानी है? ऐसा क्या स्पेशल आपके घर में? बहू नहीं चाहिए ना. भाई तो लेकिन फायदा तो नहीं को होगा ना. कोई पढ़े लिखा शख्स आएगा घर में, कुछ चेंज लाएगा, वो नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. कमिंग बैक टू द माइंडसेट, अगर आपकी फैमिली का माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता तो वो जो बहू है वो घर बैठ के भी ही प्रॉब्लम से वो करेगी. मुझे बताओ कि जो इतने सारे झगड़े हो रहे होते हैं खानदानों में, वो जो सारी बहुएं होती हैं ना वो जॉब्स कर रही होती हैं ना उन्होंने कभी जॉब की होती है, और अक्सर बहुत कम पढ़ी लिखी भी होती हैं. पढ़ी लिखी माँ एक पढ़ी लिखी जनरेशन की ज़ामिन होती है. अच्छा मासूमा, मुझे ये बताइए कि अगर हम जो है वो बात करें पढ़ी लिखी माँ ये सब कुछ, आप ख़ुद भी दोनों वर्किंग वुमेन हैं, एक तरह से तो उन लोगों का भी ख्याल ठीक ही है ना. हम नहीं हेड स्ट्रॉन्ग हो गए आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स. रियलिटी तो यही है ना. रियलिटी ये है, लेकिन यू हैव टू बी हम्बल ऑल्सो माविश. वर्किंग वुमेन का मतलब ये नहीं होता कि आप घर में आप अपना वो दिखाओ, मतलब बोलते हैं ना कि अपना बॉसिंग अराउंड दिखाओ, अपना यू आर बॉसिंग अराउंड या कुछ. यू डोंट हैव टू शो दैट, यू हैव टू बी वेरी हम्बल. और जो कोई कुछ बोल रहा है ना उसको, व्हाट आई थिंक इज दैट, बी क्वाइट. बी क्वाइट एंड इग्नोर. आप अगर बात को अगर ज्यादा वो करने जाते हैं ना तो उससे ये होता है कि इट्स यूजलेस ऑल्सो, एंड व्हाट इट क्रिएट्स, इट जस्ट क्रिएट्स मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग और हो जाती है, क्योंकि जो नहीं समझ रहा वो नहीं समझेगा. एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड कि आपका जो स्पाउस है, he plays a very key role. What I have faced is that my spouse is very supportive, or he has supported me in every aspect of my life, and that made me more strong. Despite of all the things, he made me strong. जबरदस्त. कुछ कह रही थी आप? मैं ये माविश ऐड कर रही थी, आपने कहा पढ़ी लिखी औरत हेड स्ट्रॉन्ग हो जाती है. आपने कभी हमारी हाउस हेल्प से बात करके देखी है? जितनी इंडिपेंडेंट वो औरत है, समटाइम्स आई सैल्यूट देम कि इनकी क्या करेज है, क्या इनके चैलेंजेस हैं. तो इट्स नॉट अबाउट पढ़ी लिखी, इट्स अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट. Or maybe the aware woman, the woman who is aware about herself. अगर आप अपने आप को जानते हैं, आप पहचानते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स, तो आप ऑटोमेटिकली ओपिनियनेटेड होते हैं. और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने हम सबको अक्ल दी है. अच्छा मेरा अपना तजुर्बा है, जैसे अभी मासूमा ने भी कहा कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. बीमार होते हैं तो बीमारियों को हम ज़्यादा हवा नहीं देते, बिकॉज हम सबका एक रूटीन होता है और हमें पता होता है हमें जाना है. आपको मेरा क्या ऐसा लगा कि आपने जब आपके व्हेन यू वर रेजिंग किड्स, तो आपने शुरू में काम नहीं भी किया, उस वक्त की हिरा में एज अ मदर और आज की हिरा में एज अ मदर, व्हाट डिफरेंस डू यू सी? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई एम मोर कॉन्फिडेंट, मैं ब्रेव ज़्यादा हो गई उस टाइम से लेके. फाइनेंशियली आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. सो दीज ऑल आर नाउ माई पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिसको बच्चे लुकअप करते हैं. एंड आपको लेट मी टेल यू, अगर मैं कुछ दिन नहीं जाती ना जैसा मीटिंग्स पे या कोई इवेंट्स नहीं आ रहे को, तो मुझे कहते हैं व्हाई यू आर सिटिंग एट होम, व्हाई यू आर नॉट आउट एंड अबाउट एंड वर्किंग, वी डोंट वांट यू टू सिट एट होम. सो मेरे तो इस हद तक बच्चे जो है ना वो उनको एक वो डेवलप हो गया है पर्सोना कि ये एक वर्किंग वुमन है. दो कि मैंने बच्चों को रेज करने के बाद काम स्टार्ट किया था, बट उन्होंने अपने जब उनको समझ आ रही थी और वो देख रहे थे तो दे हैव सीन मी वर्किंग के काम करना है. अच्छा एक और बात भी होती है ना कि बच्चे जो हैं दे लाइक यू दिस वे. मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि किसी को रोती बसूरती बड़बड़ाती भी मानी अच्छी लगती है और गंदे मेले होली है. नैगिंग तो बिल्कुल नहीं पसंद है बच्चों को. एक एज पे आकर भी, और अब तो छोटे बच्चों को भी, दे डोंट नीड नैगिंग ऑल द टाइम. मदर्स नैगिंग ऑल द टाइम, पर ये कर लो वो कर लो, दे डोंट नीड दैट. दे वांट देयर स्पेस आल्सो. दे वांट देयर स्पेस. और एक एज पे आके ना बच्चों के साथ फ्रेंड्स
बन जाना चाहिए हमको एक एज पे, क्या मतलब अब तो काफ़ी पहले बन जाना चाहिए, बिफोर द टीन्स, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट बीइंग फ्रेंड्स विद योर चाइल्ड, he or she is not going to share anything with you. और फिर आप परेशान रहे कि भाई ये कहाँ गया, ये मतलब अभी कहाँ गया, ये क्या। My children, alhamdulillah, like that. My son also, when he's going out, मतलब I'm not asking him where are you going. अभी भी वो मैसेज कर रहा होता है, and he tells me कि I'm going there, I'm going there. मतलब ठीक है, मतलब आप अपना इस तरह से करो, मम्मा तो वहाँ नहीं देख रही ना उसको, मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं देख रही वहाँ पर, लेकिन he knows कि he has to tell. तो उसको उसके साथ भी, और अगर मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि इट्स लाइक दैट कि इफ़ अ चाइल्ड इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है या कोई गलत चीज़ कर रहा है, उसके ऊपर आप डांटेंगे उसको या अचानक से उसका रिएक्ट करेंगे, तो वो बच्चा जो है ना वो आइंदा छुपाएगा, बच्चे बड़े समझदार शेयर नहीं करेगा। उस वक्त उसकी बात सुने, एंड दैट और आपको पता है, जो ये चीज़ें जो है ना आपको जब विद टाइम समझ आती हैं, लेकिन उस वक्त उसकी बात सुने, समझे, हजम कर लें कि वो गलत चीज़ भी आपसे बर्दाश्त, माँ है आप, ठीक है ना, यू आर अ मदर, ऐसे नहीं कि आप बाहर जा रही हैं तो आप वो मदर नहीं रही, लेकिन यू आर अ मदर, लेकिन उस वक्त जो है आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, स्लोली एंड ग्रेजुअली मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज़ है, बच्चे ग्रो करते हैं, और आजकल तो हमारा मीडिया जो है अकॉर्डिंग टू दैट बिल्कुल पहले से तरबियत कर देता है, तो माओ का रोल ज़्यादा फ्रेंड्स वाला होना चाहिए। एग्जैक्टली, फ्रेंड्स होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो दे कैन शो इट टू यू वेरी मतलब कॉन्फिडेंट, यस, कंफर्टेबली, एंड दे कैन शो इट टू यू, और वो शेयर कर सकते हैं कि मामा ये मतलब if they are finding something funny, they can share it with you. Gradually you can tell them what is wrong, what is right. You being a mother yourself, आप भी तो हमारे उसमें हैं, इसी बोट में हैं, हाँ, उसी Only I've been working for past 22 years now, and मुझे ऐसा लगता है कि my children are very independent, very confident. You've seen them, and they're very well. They are being raised by a confident mother. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बैठ के समझाना नहीं होता, they are absorbing and they're becoming you with time. और जो आपने बात की ना कि entrepreneurship की, तो my children do not have this idea कि they'll work for someone. They always think अच्छा मुझे क्या करना है, मैंने रेस्टोरेंट बनाना है या मैंने जो है वो कंसल्टेंसी कंपनी खोलनी है, because this is what they have learned at home. और बहुत इंपॉर्टेंट जो बीमारी बात की कि जैसे आज मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है, वो 11 बजे उनका वहाँ से फ्री हो जाएंगे, I clearly told them कि मम्मा can't pick you before 12:15, तो वो सवा घंटा खामोशी से वहाँ बैठेंगे, और वो अगर वो वाली मैं माँ होती जो बार बार सर पे सवार होती, तो वो तो 5 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो उनकी ये जो पूरी ट्रेनिंग होती है ना, दैट मेक्स देम रेजिलिएंट। दूसरा जो मैं एक बात नाजरीन को प्लीज़ बावर कराना चाहूँगी कि स्टॉप कॉलिंग वुमेन बैड इफ़ दे आर वर्किंग। ये हमारा बड़ा आम ख्याल है, वो तो काम करती है ना, वो तो बाहर निकली रहती हैं, या तो वो तो तैयार, अच्छा हमारे इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, माँ को क्या होश, वो तो सुबह सुबह तैयार होकर निकल जाती है। आप इस तरह इतनी नेगेटिव लाइट में वर्किंग वुमेन को दिखा रहे हैं, और बहुत दफ़ा जो लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं वो डीप डाउन जानते हैं कि अगर वो कमा के सैलरी लेके नहीं आएगी तो उस घर के बिजली के बिल अदा नहीं हो सकेंगे। तो अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। टुवर्ड्स द एंड लेट्स सम दिस अप। एक तो हमने इस्टेब्लिश कर ली बात कि वर्किंग वुमेन चाहे वर्किंग हो चाहे नहीं हो, माएँ बच्चों से सबसे ज़्यादा सिंसेयर होती हैं, तो वो कोई भूखा नहीं छोड़ती बच्चों को। दूसरी बात यह कि हमारा जो करियर चॉइस है वो हमें हेल्प करती है कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स पेरेंटिंग, हम ज़्यादा वाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमें दुनिया के ज़माने की ठोकरें पड़ रही होती हैं, तो हम अपने बच्चों को पोटेंशियल ठोकरों से बचाने लायक हो जाते हैं। और तीसरी बात यह कि पढ़ी लिखी औरत पूरी एक जनरेशन को संवार सकती है। तो अब इस पे हम इसको कंक्लूड करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ माविश, औरत आज से नहीं, औरत डे वन से बहुत स्ट्रांग है। ये आजकल जो हमें कहा जाता है कि आजकल की औरत, मॉडर्न औरत शायद इस तरह की है, मैं आपके चैनल के तवसत से 3 मूवीज़ रिकमेंड करूँगी अपनी ऑडियंस को आज, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी हमारी इवन मेल और फीमेल जो भी हमारी व्यूअरशिप है वो ज़रूर आज उसको टाइम निकालें और इस वीकेंड तक उन मूवीज़ को देखें। 18th सेंचुरी में देयर वाज अ वुमन, उसको कहा जाता था द वुमन किंग। शी यूज्ड टू लाइक वर्क फॉर अ किंग, और वो उसको किंग मेकर बनाने में, क्योंकि वो एक वॉरियर ग्रुप ऑफ वुमेन को लेके चलती थी,
तो हाउ शी हैज मेड दैट किंग स्ट्रॉन्ग और उसके डिफीट किया जिस तरह से उसके दुश्मनों को, तो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। नाम क्या है मूवी का? इट्स कॉल्ड द वुमन किंग। वुमन किंग। Woman King। और ये पुरानी है? It's नई on है? Netflix. It's available Netflix on पे, Netflix. ठीक है। अच्छा, नहीं, it's a new movie, but ठीक है। it's a story of 18th century. सही है। So then there is another movie जिसपे entrepreneurial skills की बात हम करेंगे। 19th century में एक black woman थी US में जिसने अपना business start किया. Her name was Madam C.J. Walker. She has started her own business of hair care and beauty products. और जो challenges उसने face किए, being in US, black woman, out of 2 failed marriages with a child, so वो भी एक देखने वाली स्टोरी है, बल्कि I'll recommend you to watch that बिल्कुल, also। बिल्कुल। और एक तीसरी जो modern day women के ऊपर है, that movie is called Maid, जिसमें एक लड़की abusive relationship से एक toddler के साथ निकली है, and how she is seen that। working and earning for the, and So it's उसकी a अपनी very एक nice dysfunctional family है, family support से भी she has herself a dysfunctional family, तो उसको family की भी कोई support नहीं है, उसकी resilience के ऊपर। तो ये 3 मूवीज आज मैं आपके उससे रिकमेंड करूंगी शो से, कि सब मर्द और खवातीन जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, they should watch it। जरूर। Towards the end, any message? Any message I would like to say, if you want to raise strong daughters and independent daughters, आपको खुद strong होना पड़ेगा। Either you are working or you are not। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही specify कर दूँ कि भाई working mothers ही strong daughters को raise कर सकती हैं। जो working नहीं है वो भी raise कर सकती हैं। But if you want your daughters to be strong, और अगर आप चाहते हैं कि society and everything, every challenge she can face very confidently, ठीक है, और उसको ये नहीं हो कि वो वीक ना पड़े कभी, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, द वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूल टू यू, Very true, very वेरी क्रूल टू यू, और आपको जो है वो फेस करना पड़ता है। एंड इफ़ यू कीप ऑन क्राइंग और हर वक्त आप ब्लेम गेम खेलते रहेंगे कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। Thank you। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे और क्या कहते हैं रेजिलियंस दे कि आप, और आई एम श्योर मैं जितना हिरा को जानती हूँ और आपको जानती हूँ कि आप उन लोगों में से हैं कि दुनिया कुछ भी कह रही है, अपने घर पे कहते रहे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा एज लॉन्ग एज वी आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा जनाब अली, आपने इस गुफ्तगू से 2-3 अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, आई होप कि सीखी हों। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं पैदा कर सकते या उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बराह करम अपनी ज़बान बंद रखा कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन जो असल है ना, उसका आर्ट ये है कि ये नहीं कि आपने क्या कहा, कब कहा, किस लैंग्वेज में कहा, आप कब खामोश रह गए, ये भी एक आर्ट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है। लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत परेशानियाँ हैं, लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाइल से निमटने के लिए काम कर रहे हैं, आप मज़ीद जल्दी पे तेल ना छिड़कें। दूसरी बात ये, अगर आप किसी बच्चे से बहुत सिंसियर हैं और आपको लगता है कि उसकी माँ काम करती है और वो बच्चा आपको सारा वक्त सड़क पे खेलता नज़र आ रहा है, तो आप उसे प्यार से बिठा के समझा सकते हैं। आप अपना रोल अदा करें एज ए रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का मेंबर। नहीं रोल अदा कर सकते, इधर की उधर करने की कोशिश ना करें। आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमने सुनते हैं ना कारमा मकाफात अमल, आज आप सारी दुनिया की औरतों को बोलेंगे, कल को आपके घर में बेटियां, ये बड़ा मेरा टिपिकल सा जुमला है, लेकिन मैं ज़रूर अरिक से कहती हूँ कि प्लीज़ लोगों के बारे में एहतियात से काम लीजिए, डोंट कमेंट, क्योंकि कारमा तो है ही है, अल्लाह ताला को भी इस तरह की बातें पसंद नहीं है। तो आसानियाँ बांटें, लोगों को खुश रहने दें, जीने दें जो वो कर रहे हैं, और अगर आप किसी की ज़िंदगी में आसानी ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और पढ़ी लिखी बहुएं ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि पढ़ी लिखी औरत आपकी पूरी नस्लें संवार सकती है। हम लेंगे इसी थॉट पे एक ब्रेक और फिर जाएंगे शेफ़ साइमा के किचन में और देखेंगे कि उनके सैंडविचेस कहाँ तक पहुँचे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब मौजूद हूँ मैं शेफ़ साइमा के किचन में, और यहाँ पे बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी एग सैंडविचेस की खुशबू आना शुरू हो गई है और ब्रेड भी टोस्ट हो गई है। आपको फ़ौरन दिखाते हैं कि काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा। जी साइमा। जी महविश, बस काम मैंने थोड़ा सा करके रोक दिया था ताकि हम असेंबलिंग जो है सामने थोड़ी सी दिखा दें। ठीक है। और उससे पहले जो है वो मैं ये दिखाना चाहूँगी कि हमने जो बैटर बनाया था उस वक्त आपके सामने पहले तैयार नहीं हुआ था, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटी मैंने डाली
वो बहुत अच्छे से यानी एक देखें मिक्सचर बहुत अच्छा से रेडी हो गया। ये ड्राई मिक्सचर नहीं है, रनी मिक्सचर नहीं है, बिल्कुल सैंडविच के हिसाब से परफेक्ट मिक्सचर है। तो ये अगर आप एज इज़ ही बिल्कुल रेसिपी फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई चीज़ भी बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत होगी। और वो जो हॉट सॉस है वो पूरी एज इट इज़ डाल दें? जी, पूरी एज इट इज़ डाल दें। लेकिन देखिए कुछ लोगों के ब्रांड्स में भी फ़र्क होता है और हॉट सॉस कहीं कोई बहुत तेज़ होता है, कोई बहुत हल्का होता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने उसमें रख के कि पहले चख लें या उसको इतना डालें कि आपको लगे कि हाँ बस इससे मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई बहुत तेज़, क्योंकि श्रीराचा सॉस बहुत तेज़ होता है, स्पेशली कुछ ब्रांड्स का, जो अच्छी ब्रांड्स हैं उनका तो बहुत ही तेज़ होता है। तो उसको फिर आपने एक जो तो एक चम्मच डाल के पहले मिक्स करें, फिर वो अगर काबिल बर्दाश्त है बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने वैसे इसमें नहीं ऐड की है, लेकिन अगर आप लोग करना चाहें, और जैसे बहुत सारे लोग बहुत मेयोनेज़ का फ्लेवर नहीं पसंद कर रहे होते हैं, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन अगर नहीं आप पसंद कर रहे हैं तो आप उसको हाफ़ एंड हाफ़ कर लें क्रीम के साथ, टेट्रा पैक की क्रीम के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मैंने आज यूज़ नहीं किया, मैंने उसको बिल्कुल रेसिपी ही के मुताबिक किया है, मगर ये मैं एक आपको अल्टरनेट ऑप्शंस दे रही हूँ। जिन लोगों को मेयोनेज़ में एग की थोड़ी सी स्मेल आती रहती है तो वो इसको हाफ़ एंड हाफ़ करके भी बना सकते हैं। अच्छा माविश, हम लोग अभी अपने इसकी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं, और फिर मैं साथ ही ये भी बताऊंगी कि अब तक तो हम जो है वो अंडा खा के उसके फ़वाइद देख रहे थे, अब अंडा लगा रहे हैं। अंडा लगा के इसके क्या फ़वाइद होंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसकी असेंबलिंग कर दूं, जब तक माविश आप कुछ कहना चाहिए इस पर मुसरत मौके पे? और मुसरत मौके के अलावा आज जो डॉक्टर साहब आपने बुलाए हुए थे, बड़ी ज़बरदस्त उनका टॉपिक था, जो कि मेरा ख्याल है भाई मुझे तो एक ही खुशी हुई जब डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे करके हाथ उठा के देखे। मैंने कहा अल्लाह ताला ये हाथ कैमरे के सामने इज्जत से उठ जाए। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है यार, इसका मतलब है कि इस उम्र के हिस्से में आके भी अभी तक कंधे मेरे सही हैं। बाकी काफी सारे मसाइल हैं, लेकिन कंधे ठीक है। माविश, ये सुबह मेरा मसल पुल हो गया था ना, शोल्डर ब्लेड हाँ, बता रही थी बिल्कुल। अब कैसा है? यार बेहतर हो गया, मगर मुझे ऐसा लगा कि अभी डॉक्टर साहब बताएंगे कि हाथ उठाएं, करें वो करें, तो शायद नहीं उठेगा, लेकिन उठ गया, अल्लाह का शुक्र है। अब ये हाथ किसी और पे ना उठे, नहीं हाथ उठाइए, हाथ नहीं उठाती, हाथ नहीं उठाती, मैं अल्फाज का इस्तेमाल करती हूँ। सही अल्फाज ही आपके इतने तीर नहीं यार, ये तो ना कहो कभी। तुम्हें लगा कोई आके? मुझे तो कभी नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसको मैं ना एज अ प्राउड मोमेंट लूँगी कि मुझे आपके अल्फाज नहीं लगते, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्लीव आप बचाइए अपनी। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि स्लीव्स बचाने की जरूरत है। मेरा ना एक ईमान है, द रीज़न कि मेरे अल्फाज लोगों को नहीं लगते, मेरा मानना है कि जो बात मोहब्बत से की जाए या इज्जत दे के की जाए, उसका असर, और जो बात बदतमीजी से या रूडली की जाए, उसके असर में फ़र्क होता है। ट्रू। मैं हमेशा, पता है, ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ, तो मैं लोगों से ना एक ही बात कहती हूँ कि इसको क्या करें, थोड़ा सा आगे कर दें। अच्छा जी, ट्रेनिंग्स में मैं एक बात कहती हूँ कि आप ये देखें कि आपका उस पूरी कॉन्वर्सेशन में गोल क्या है। अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपका बच्चा तमीज़ और तहजीब सीखे, या वक्ती तौर पे मुझसे डर के ना वो काम छोड़ दे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म उसका वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप उसी तरह बात करें जिस तरह का लॉन्ग टर्म का रिजल्ट आता है। तो यूजुअली प्यार से बात करने से, इज्जत से बात करने से ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल होते हैं, ना कि आप डांट डपट। ये हाथ जो है ना वो सर्जरी है, इंस्टेंट सर्जरी है कि आपने लगाया एक जोर से और बच्चा सीधा हो गया, मगर बहुत थोड़ी देर का उसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा माविश, अभी हम इसको कवर करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो बात आप कह रही हैं, मैं इसी के हवाले से फिर से बताना चाहूँगी कि देखें, वो तो बड़े आदमी पर भी डांट वाला जो होता है ना, वो असर नहीं होता। वो शायद आपसे वक्ती तौर पे तो डर जाए, वक्ती तौर पे डर जाए, या जो भी मतलब है कि मान लेंगे बात, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। तो सबको वो कहते हैं ना, प्यार की एक बात ही समझ आती है, और प्यार से जो है ना गर्दन ज़िबा कर दो आगे वाले। स्लाइसेस हो गई हैं। एक बात है,
जो आपने कहा ना वक्ती तौर ये वो, जिस वक्त हम किसी से बदतमीज़ी करते हैं या हम उसको डांटते हैं या मारते हैं या हम उससे रूड होते हैं, आपको पता है वक्ती तौर पे वो खामोश होता है, लेकिन वो खामोशी नहीं होती, उस वक्त वो कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होता है। या ये कि बस मैं एक दफ़ा कमाने लग जाऊँ तो अब्बू का घर छोड़ के चला जाऊँगा, या ख़वातीन ये सोचती हैं कि चलो अब इससे तो दोबारा मिलना ही नहीं है। या अक्सर बहुत दफ़ा डिवोर्सेस होती हैं और अगर आप पूछें ख़वातीन से कि तुमने डिवोर्स क्यों फाइल की, तो उसके पास सारे वही इंसिडेंट होते हैं जब उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया होता है। तो मर्दों को तो लग रहा होता है कि ये मैंने दिया एक कान के नीचे और अब ये खातून मेरी ज़िंदगी भर मेरे आगे आवाज़ें उठाएगी या कहेगी। तो हम प्लीज़ बस ये ज़हन में रखा करें कि मेरी कॉन्वर्सेशन का एंड गोल क्या है। बस कर ली ना मैंने पूरी बातें, अब आप बोलें क्या कहना है। अब माविश बातें कर लें, टिश्यू पेपर प्लीज दीजिएगा, ये जरा ज्यादा मुझे टास्क दिया था कि बातें कर लें थोड़ी देर तक, जब तक ये अंडे का सैंडविच। मैं उसको जरा काटने में अच्छा, मशगूल थी और मैं नहीं चाह रही कि कुछ और कट जाए मेरे हाथ से, तो इस वक्त मैंने कहा कि चलें। अच्छा माविश, मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी तक तो हम अंडे के बात कर रहे थे खाने के हिसाब से, और लगाने के हिसाब से मैं बताना चाहूँगी अंडे के बहुत सारे फ़वाइद हैं लगाने के लिए भी, और हेयर मास्क इसके बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने दही के साथ अंडे को फेंट लिया, थोड़ी सी दही लेके 2 टेबल स्पून के बराबर, और उसमें 1 एग आपने अगर शामिल कर लिया, फेंट के आप उसको आधे घंटे के लिए अपने स्कैल्प पे पूरा लगा लें। ठीक है, तो उससे जो है आपकी बालों में शाइन भी आएगी और हेयर ग्रोथ आपकी बढ़ जाएगी। ये इसका बहुत अच्छा बड़ा बेनिफिट है, बहुत कॉमन बेनिफिट है, और अक्सर लोग अंडे को जो है वो यूज़ करते हैं एज अ हेयर मास्क भी। इसमें एक बात बताती हूँ। हाँ बताइए, आप बताएं। किसी ना ब्यूटिशियन ने कहा कि बालों गाले नहीं लगा, तो मैंने खैर फेट के मैंने इसके साथ अंडा लगा लिया। ओह अल्लाह, वो धोना अजाब, और उसके बाद मेरे बाद जो बाथरूम में गया, और जो पूरे बाथरूम में जो महक थी अंडे की, इतनी मुझे कोई डांट पड़ी कि आइंदा अंडे वाला सरिया नहीं धुलेगा। मैंने कहा छोड़ो यार, इससे बेहतर है कि बंदा प्रोडक्ट्स पर ही रहे। लेकिन रियलिटी है कि उस दिन वाकई मेरे बाल जो है ना मेरे शाइन सॉफ्ट। तो लेकिन अगर आपने लगा लिया तो अगर घर के पीछे नहीं, वहाँ पे मासियाँ बर्तन धोती हैं, बड़े पतीले धुलते हैं, वहाँ पे अपना सर धो लीजिएगा जाके, या वॉशिंग मशीन रखी होती है पीछे वाले बैकयार्ड में, वहाँ धो लीजिएगा सर, ताकि घर वाले ये ना कहे कि बाथरूम में अंडे की महक आ रही है। हमेशा वहाँ रखें। अच्छा, कोकोनट ऑयल के साथ आप उसको फिर यूज़ करके देखें। कोकोनट ऑयल का बहुत अच्छा फ्रेगरेंस होता है। और हमेशा मुझे ज़रा टिश्यू पेपर दीजिएगा, मैं हाथ साफ करके इसको ज़रा सजा भी देती हूँ। ये ठीक है, कैमरे में आ रहा है? कैमरा में आ रहा है ये ठीक है जी, बिल्कुल सही, इसको हिलाएगा नहीं। अच्छा ठीक है, चले भाई। अच्छा कहाँ? ठीक कहाँ है, चल नहीं, वो करें यहीं रखें। अच्छा सही है। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा हम स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं, स्किन अंडे पे का आप एग वाइट के साथ। ठीक है, Egg एग white वाइट को आपने 2 टेबल स्पून, एक अंडे की सफ़ेदी को 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल के साथ मिला के पेस्ट बना लें। ठीक है, और ये एंटी एजिंग के लिए है ये मास्क। ठीक है, एंटी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। इसके अलावा आप वही एग वाइट को ही आपने कोकोनट ऑयल में मिलाना है, ऑलिव ऑयल में मिलाना है, सॉरी, ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके इसको भी आप पेस्ट बना के रखें, तो ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है या ब्लैक हेड्स बनने के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि ये लाल मिर्चें। रेड अच्छा मैं दूर से समझ रही हूँ, अनार के दाने रखे हैं। स्पाइसी बनाए ना, हाँ, तो हाँ, फिर हम क्या बात है इसको भाई, जबरदस्त। आज इत्तेफाक से ये लाल हो गई महविश हमारे अच्छा, लाल हो किचन गई में, थी। हमारे किचन में पड़ी पड़ी, और अब ये थायराइड चिली बन एक गई। लाल मिर्च यहाँ और है, चाहिए रखें साइड में रखें, लाइए दीजिए। देखिए, हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, इसको टॉप पे सजाएंगे ना, ये सजाने वाली शक्ल है नहीं इसका वो कोई बात नहीं, कैमरे में अच्छा आ जाएगा, मसला नहीं है। अच्छा, रेड चिली जो है ये अब थायराइड चिली बन गई है बेसिकली, और आपको पता है ना थायराइड चिली बड़ी एक्सपेंसिव मिलती है यहाँ पाकिस्तान में, बहुत ही महंगी। मिर्चों को रख के छोड़ दें तो छोड़ दें थाए, हाँ, और क्या हमारी मिर्चें तो वैसे ही बहुत तेज हैं। हो जाएंगी बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गया है, और हमने थोड़ा सा इसमें धनिया भी शामिल कर दिया है अपनी डेकोरेशन कल में। मैंने बनाई वो आपकी बलोची टिक्का कढ़ाई, पता है मैंने क्या कैसी किया, बनी? पूरी जी। कढ़ाई बनाने के बाद उस पर कोयले का दम दे दिया।
हाँ, उससे हाँ, इतना सही। अच्छा फ्लेवर आया। कल मैंने शाम में जब मैं प्रोग्राम को देख रही थी, ये देखिए माविश यहाँ पे, ये ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक बिल्कुल है। ठीक है, डोंट कल जब मैं प्रोग्राम में देख रही थी तो मुझे शाम में याद आया कि मैंने ये बात बतानी थी, लेकिन वो मेरे माइंड से स्लिप मैंने कर बता दी गई। बात। तो कल आप उसको जो है स्मोक दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर हाँ नहीं नहीं अच्छा, स्मोक का ना इतना कोई मज़ेदार फ्लेवर है कि आप किसी भी चीज़ में दे दें। मुझे याद है एक दफ़ा रमज़ान में हमारे यहाँ किसी के घर से वो आया, दही पुल्की इफ्तार आई, तो उन्होंने यकीनन यही किया हुआ था क्योंकि उनकी जो पकोड़े थे दही के अंदर जो थे, दही तो नॉर्मल जीरे वाला प्लेन था, लहसुन वाला उन्होंने दही बनाया था, पकोड़ों के अंदर स्मोक का मजा था। आई डोंट नो उन किसी और चीज को दम दे रहे थे यहाँ पे, ये हो सकता है, लेकिन वो इतने को मजेदार लग रहा था, हल्का सा जो स्मोकी पकोड़े उसके अंदर वो थे, दही के बड़े अंदर। थे, दही बड़े थे, दही तो बड़े थे। मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या किया। वो हो सकता है स्मोक हो, लेकिन हमने उस दिन लाल मिर्चें सया की थी ना, हाँ। तो उससे भी मैं आपको बताऊं आ जाता स्मोक का है। हाँ, taste, स्मोक का टेस्ट okay, आता है। और सही। दही खास तौर पे, दही तो फौरन हर फ्लेवर Absorb का अब्सॉर्ब करता है। करती है, तो इसलिए वो जो आपको फ्रेग्रेंस क्या कहना चाहिए, Aroma। अरोमा लग रहा होगा, तो वो इसी का होगा अरोमा। सही है। जी माविश, अभी देख लीजिए तो हमारे ये जबरदस्त से सैंडविचेस रेडी हो गए जो कि अभी हम खाने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग इसको बनाएं घर में, डिफरेंट है, बट इसकी शर्त ये है गरम बनाना है और गरम ही खाना है, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ड्राई है, वैसे भी चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाती हैं, तो ये बना के नहीं रखे जाएंगे, बल्कि जिस वक्त आप सारा कुछ इसका सामान प्रिपेयर करके रख लीजिए। ब्रेड को आप उसी वक्त टोस्ट करेंगे और फिर साथ साथ असेंबली कर कर ही सर्व करेंगे। ठीक है। तो अपने आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि सैंडविच के हिसाब से ये ज़रा डिफरेंट रेसिपी है, बॉयल एग की एक ही रेसिपी चली आ रही होती usually है। हाँ। जी, तो इसलिए कुछ फीडबैक खानदानी रेसिपी से हटिए, हट और के कुछ बिल्कुल ट्राई करें, और सही। हमें एचनाउ के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपना फीडबैक दें। यस, ओवर टू Over यू to you, बॉस। माविश। अच्छा भाई, आज का प्रोग्राम फिर अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ आज के प्रोग्राम से भी ज़रूर सीखा होगा रेसिपी के अलावा। और प्लीज़ अपना ना ये वाला एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि आपका हाथ ऊपर उठ रहा है, नहीं उठ रहा, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, और अगर हल्का सा भी दर्द महसूस हो रहा है तो अपना जाके किसी डॉक्टर को दिखाइए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका हाथ नहीं चलेगा तो भाई आप ही ने काम करना है, आप ही ने ऊपर से पतीले भी उतारना है, आपने ही खाना भी पकाना है, कोई और तो आएगा नहीं बाहर से काम करने, तो अपना ख्याल कीजिए। दूसरा जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है कि वर्किंग वुमेन क्या अच्छी माएँ साबित होती हैं या नहीं होती, तो देखिए माँ चाहे जानवर की हो, चाहे परिंदे की हो, चाहे इंसान की हो, माँ माँ ही होती है, उसको अपने बच्चों का ख्याल होता है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे बड़े होकर ख़राब हो जाएं या उसके बच्चे जो है भूखे फिरते रहें या बच्चों का उसे होश ना हो। माँओं को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो माँ है, अल्लाह ताला ने उसको रतबा दिया है, तो वो शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम। आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, नहीं कर सकते तो खामोश रहिए, दूसरों के मामलात में नहीं बोले, अपने घर पे ध्यान दीजिए। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए प्रोग्राम, नए मेहमानों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।